तो कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने कल? अच्छा, ठीक है। सेक्शन 7 सप्लाई शुरू कर दिया था और सप्लाई में हमने कुछ पढ़ भी लिया था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सप्लाई की, उसके बाद सप्लाई को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? सप्लाई पढ़ने से पहले हमने जीएसटी में क्या देखा था कि जीएसटी कब लेवी होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि पहली चीज जो जीएसटी के लेवी होने के लिए चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब हमने क्या देखा था? हमने सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में सप्लाई की मीनिंग देखी थी, और हमने ये भी बोला था कि जो सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी है वो सेम डेफिनेशन जो है वो एसजीएसटी में भी है और आईजीएसटी में भी है और यूटीजीएसटी में भी है, यानी द मीनिंग ऑफ सप्लाई इज सेम फॉर ऑल आईजीएसटी एक्ट एज वेल एज एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट। ओके, क्या देखा था हमने सेक्शन 7 में? हमने देखा था सेक्शन 7 को दो पार्ट किए हमने, सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2). सेक्शन 7(1) हमसे कहता है कि क्या क्या चीजें सप्लाई में इंक्लूड्स होंगी, ठीक है। सेक्शन 7(2) क्या कहता है कि किसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 7(1) जो कहता है सप्लाई में क्या इंक्लूड्स होगी, तो नॉर्मली हमने 6 पैरामीटर देखे थे। एक बार रिवाइज कर ले, वो 6 पैरामीटर हमने क्या देखे थे? देखो, क्या थे वो 6 पैरामीटर? सप्लाई जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि एनीथिंग विच इज अदर देन गुड्स और सर्विसेज, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन, यानी विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई नहीं होगा, बट इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। हमने ये भी पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि 4 ऐसी कंडीशन है जहां पर विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई होगा, ठीक है। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि सप्लाई हमेशा बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, बट इसका भी हमने एक एक्सेप्शन देखा था कि अगर हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर अ कंसीडरेशन, तो चाहे वो क्या कहते हैं आप बिजनेस के पर्पस के लिए कर रहे हो या पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, उस पर सप्लाई माना जाएगा और टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। supply should be made by a taxable person, supply should be a taxable supply, और supply should be made within the taxable territory। इसका मतलब सप्लाई करने वाला टैक्सेबल होना चाहिए, जो सप्लाई हो रहा है वो भी टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। याद करो, हमने बोला था कि सब जो जीएसटी के दायरे में क्या कहते हैं, जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। तो अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के दायरे में नहीं आता अभी, उस दिन से आएगा जिस दिन से क्या कहते हैं जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड करेगा, तो टिल दैट क्या कहते हैं उसको हम टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानेंगे। और हमने एक चीज और देखा था कि जीएसटी कभी भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे नहीं लगता, तो वो भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, ठीक है। सप्लाई शुड बी मेड विद इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी की डेफिनेशन दी हुई है कि कहां तक हमारे इंडिया का मतलब जिसको हम लोग टैक्सेबल टेरिटरी बोलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो एक बार मेरा वाला चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? सेक्शन 7(1) जो कहता है विद कंसीडरेशन और विदाउट कंसीडरेशन में क्या क्या चीजें सप्लाई इंक्लूड्स होंगी। नॉर्मली हमने क्या बोला था? ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ such as sale, barter, lease, exchange, rental, license, disposal, made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of business, यानी कि सेल, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, ये तो आपने कर दिया या आप करने वाले हो फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, तो फिर चाहे वो क्या कहते हैं आपका विद इन बिजनेस हो या विद इन बिजनेस ना हो, यानी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ना हो, लेकिन अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की है तो उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों का एक डाउट, भैया ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज को अलग से क्यों लिखना पड़ा, इसको सेक्शन 1A में क्यों नहीं कवर किया? ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं। देखो, नॉर्मली हमने क्या बोला कि अगर ये वाले जो सेल, बार्टर, एक्सचेंज अगर आपने कर दिया कंसीडरेशन के लिए, तो इसको तो हम सप्लाई बोलेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए होना चाहिए। और हमने क्या देखा, यानी कि यहाँ पे गुड्स भी इंक्लूड है और सर्विसेज भी इंक्लूड है, इंट्रास्टेट भी है,
इंटर स्टेट भी है, लेकिन ये दोनों के दोनों विद इन इंडिया है। ये दोनों के दोनों विद इन, यानी कि आप इंट्रा स्टेट सप्लाई इन इंडिया, इंटर स्टेट सप्लाई इन इंडिया बोलोगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा था कि अगर आप इंडिया से बाहर भी अगर सप्लाई करते हो तो उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं। लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई को 71B में लिया जब हम आउटसाइड इंडिया लेते हैं। फिर हमने क्या देखा था कि अब जब आप आउटसाइड इंडिया से करते हो ट्रांजैक्शन तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो आप गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो या आप सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हो। फिर हमने क्या देखा था कि गुड्स के इंपोर्टेशन पे कस्टम एक्ट के अंदर आईजीएसटी लगता है विद द नेम ऑफ एसीडी 37 या सीवीडी 37, जिसको हम लोग एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोलते हैं या काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब 71B जो है वो सर्विसेज के लिए है। अब सर्विसेज जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, लेकिन अगर आपने कंसिडरेशन पे करके वो सर्विसेज ली है तो फिर उसको सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। तो हमने विद कंसिडरेशन में तो पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से याद हो गया, 71A और 71B। अब हमने जब पढ़ा था, अभी हम 6 पैरामीटर देख रहे थे, तब भी हमने बोला कि सप्लाई जब तक कंसिडरेशन के लिए ना हो उसको सप्लाई नहीं बोलते। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, कितने? 4 एक्सेप्शन है जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी अगर होगा तो उसको सप्लाई बोला जाएगा। पहला, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट इन विच आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड। इसका मतलब अगर आपने किसी एसेट को, अगर बिजनेस के एसेट को आपने डिस्पोज कर रहे हो वो भी परमानेंट बेसिस पे, ठीक है, और अगर आपने आईटीसी उसका ले लिया है तो फिर उसको सप्लाई बोलेंगे। अब मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं क्योंकि हमें आज इसे आगे करना ही है, ठीक है। देखो, अगर बिजनेस एसेट है, अगर आपने उस पर आईटीसी ले रखा है और फिर आप अगर उसे क्या कहते हैं परमानेंटली डिसॉल्व कर रहे हो या डिस्पोजल कर रहे हो, तब तो उसको सप्लाई बोलेंगे। विदाउट, यहाँ पे देखो ध्यान रखना ये विदाउट कंसीडरेशन है, क्योंकि विद कंसीडरेशन अगर ये काम होगा तो 71A में कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने क्या कहते हैं चैरिटी में दे दिया, आपने अभी कोरोना का जो ये इतना बड़ा पेंडेमिक चल रहा है इसके अंदर किसी को गुड्स डोनेट कर दिए और उस गुड्स को बनाते वक्त जो आपने सर्विसेज या गुड्स खरीदे थे या मटेरियल खरीदे थे, अगर उस पर आपने इनपुट लिया था, तब अगर आप इसे आप फ्री में भी दे रहे होगे तो भी इसको सप्लाई बोलेंगे और इसके ऊपर जीएसटी आएगा, ठीक है। अगर आपने खरीदते वक्त जब बनाया था आपने, तब उसके इनपुट का आपने क्या, जब उसके जीएसटी का कोई इनपुट नहीं लिया था तब आप उसे फ्री में डिस्पोज करो, उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। आज मैं बहुत अच्छे से इसको कराने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी पे ही होते हैं कि अगर मैं रिलेटेड पर्सन के साथ अगर कोई सप्लाई कर रहा हूं या मतलब सप्लाई का मतलब समझ रहे हो ना, वही सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, अगर मैं कर रहा हूं अपने रिलेटेड पर्सन के साथ या डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ, तो अगर मैं विदाउट कंसीडरेशन करता हूं तो भी उसको क्या बोला जाएगा? सप्लाई बोला जाएगा। और अगर मैं विद कंसीडरेशन बोलता हूं तब तो वो 71A में ऑलरेडी कवर हो गया, ठीक है। तीसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एजेंट या फ्रॉम एजेंट। ये हम देखेंगे और ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इसको अलग से मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है। चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और अदर एस्टेब्लिशमेंट जो आपका आउटसाइड इंडिया है। इसका मतलब क्या है? देखो, इससे पहले भी हमने एक इंपोर्ट सर्विसेज देखा 71B में, वहां पर अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करोगे फॉर अ कंसीडरेशन, अगर आप कंसीडरेशन देकर के सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो फिर तो आप रिलेटेड से करो, आप अनरिलेटेड से करो। अगर आपने सर्विसेज क्या कहते हैं इंपोर्ट किए विद कंसीडरेशन, फिर चाहे आप उसे रिलेटेड से करो, अनरिलेटेड से करो, चाहे बिजनेस के लिए करो, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए करो, उस पर जीएसटी आएगा। लेकिन अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया विदाउट कंसीडरेशन, तो पहली चीज कि अगर आप उसे रिलेटेड से कर रहे हो या अपने ही किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हो तो ही उसके ऊपर जीएसटी आएगा, और अगर आपने उसे बिजनेस पर्पस के लिए करा, ठीक है, दूसरी कंडीशन, आपने उसे बिजनेस पर्पस के लिए करा, यानी कि अगर मैं कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं विदाउट कंसीडरेशन और उसे अगर मैं बिजनेस पर्पस के लिए नहीं कर रहा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। फिर हमने 7.1 देख लिया था पूरा। 7.2 आज हमें देखना है कि शेड्यूल 3 जो है आपका कि किस किस के ऊपर सप्लाई नहीं होता। फिर 7.1 और 7.2 में हमने देख लिया कि क्या क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी। एक्सक्लूजन अभी हमारा रह गया है,
ठीक है। अब 7(1) में जो भी आपका सप्लाई है, जिसको भी आपने बोला इंक्लूड होगा, उसमें दो बातें हैं, विदाउट कंसीडरेशन और विद कंसीडरेशन। ठीक है। अब अगर इसमें क्या कहते हैं, 7(1)A आया, 7(1)A क्या कहता है, पहले ये 7(1) A B C और D हुआ करता था, D को काट करके मैं यहां पे लिख देता हूं, 7(1) डी को काट करके 7(1)A लेकर के आए, और 7(1)A में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 के अंदर जो भी आपकी शेड्यूल 2 के अंदर क्या क्लासिफिकेशन करी हुई है कि किस किस चीज को हम गुड्स बोलेंगे, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, और किस किस चीज को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा और उससे क्या कहता है, आपने उसे एक बार रिवाइज भी कर लिया होगा। ठीक है। आज हमको जो देखना, हमने लास्ट क्लास में 2 एग्जाम्पल भी देख लिए थे। सेक्शन 7(1)A जो क्या कहता है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, पर्सन मतलब टैक्सेबल पर्सन, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये आपकी 7(1)A कंप्लीट हो गई। ठीक है। नोट द अबव एक्टिविटीज आर स्पेसिफाइड एज एन एग्जांपल एज दे आर प्रीसीडेड बाय द वर्ड सच एज। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है सच एज। सच एज का मतलब क्या है, इनमें से कोई सा भी एक हो रहा होगा तो अब उसको हम सप्लाई बोल देंगे। जैसे पहला सेल, द टर्म सेल इज डिफाइंड अंडर द वेरियस स्टेट्स वैट लॉस। हाँ, द सेल का मतलब क्या है, द टर्म सेल इज डिफाइंड अंडर द वेरियस स्टेट वैट लॉज। सेल मीन्स अ सेल ऑफ गुड्स मेड विद इन द स्टेट फॉर अ कैश और डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बट डज नॉट इंक्लूड, ये इंपॉर्टेंट है यहां से। बेटा देखो, सेल की जो डेफिनेशन है ना, पहले भी जो अलग अलग स्टेट में वैट एक्ट थे उसके अंदर जो सेल की मीनिंग थी वही ली है यहां पर सेल का मतलब। और फिर ये कह रहा है कि जो सेल है वो वही है जो अलग अलग स्टेट के वैट लॉज में सेल का मतलब था, लेकिन 4 चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। क्या? मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज और प्लेज। ठीक है। सेल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन। ये इसको ही अगर आप याद कर लोगे तो सेल की कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, सेल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि किसी गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका मालिकाना हक। अगर आपने उस गुड्स का मालिकाना हक क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यानी कि एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को फॉर अ कंसिडरेशन, यानी पैसे लिए, आपके पास कोई गुड्स है, अभी तक आप उसके मालिक हो, आपने पैसे लिए और क्या बोल दिया, भाई ले, आज से तू इसका मालिक हो गया, तू मुझे बस पैसे दे दे, तो इस टर्म को क्या बोला जाएगा, सेल बोला जाएगा। अंडर द CGST लॉ सेल इज ट्रीटेड एज सप्लाई leviable to GST. However, the definition of sale has not been provided under the GST law. यानी कि GST law के अंदर सेल की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है। In the definition of sale has not been provided under the GST law. फिर क्या कह रहा है, लेकिन mortgage, hypothecation, charge और pledge is not supply। क्यों? क्योंकि ये गुड्स ही नहीं है। और हमने क्या देखा था कि जीएसटी सप्लाई का बोला जाएगा, सप्लाई होता है ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज होना जरूरी है, और हमने क्या देखा, और वो सेल होना जरूरी है। तो अब अगर क्या कहते हैं, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, चार्ज और प्लेज सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सेल नहीं हो रहा, उसको सेल नहीं बोलेंगे। तो जब सेल ही नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको उसको क्लियर करते चलना साथ के साथ मेरे, ध्यान देना। मिस्टर एक्स सोल्ड लैपटॉप्स वर्थ ₹1,00,000 and issued invoice in the favor of Mr. Y. Now ownership in laptop transferred to Mr. Y. Such transactions shall be covered in सेल। इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स लेविएबल टू GST। क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स के पास लैपटॉप है 1,00,000 रुपए का, उसने वाई को दे दिया,
और बदले में इनवॉइस इशू कर दिया, यानी कि कंसीडरेशन ले लिया, 1 लाख रुपए का इनवॉइस इशू करके कंसीडरेशन की बात हो गई। अब क्योंकि मेड और एग्रीड टू बी मेड होता है तो आपने कंसीडरेशन की बात कर ली, ठीक है। अब वाई क्या कर रहा है, अब ऑनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गई, वाई के पास ट्रांसफर हो गई। अब अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, कंसीडरेशन तय हो गया, तो इसको अब हम क्या बोल देंगे, सेल बोल देंगे। तो सच ट्रांजैक्शन शैल बी कवर्ड इन सेल, और सेल है तो वो क्या है, सप्लाई, और सप्लाई है तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, इलीगल एक्टिविटी और प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। देखो इलीगल एक्टिविटी वो होता है जिसको करने के लिए मतलब जो एक इलीगल होता है, और प्रोहिबिटेड वो होता है, प्रोहिबिटेड का मतलब है जिसे करना है गैर कानून, मतलब अगर आपने करा तो बहुत तगड़ी सजा मिलने वाली है आपको। देखो मैं 2 एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मिस्टर टी, ए thief has stolen motorbike and sell the motorbike of Mr. Q. It is illegal to steal a motorbike. Sale of motorbike considered as supply of goods liable to be a tax. अरे बड़ा सिंपल है ना यार। देखो मैंने एक, मान लो यार मैंने एक क्या कहते हैं बाइक चुरा ली किसी की, ठीक है। अब मैं बाइक चुरा के मजे से जा रहा हूं, रास्ते में मान लो मिस्टर मोहित मिल गया मेरे से। मोहित क्या कहता है कि रोहित सर मुझे ये बाइक चाहिए, तो मैंने बोला ले ये बाइक तू ले ले, आज से इसका मालिक तू हो गया, ठीक है। मैंने बाइक की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, बदले में उससे पैसे ले लिए। क्या ये सप्लाई जो मैंने करा, क्या ये सप्लाई माना जाएगा, हाँ, क्योंकि ये सेल है। और यहां पर कोई भी मैंने क्या सेल कर तो कोई गड़बड़ी करी क्या, मैंने सारी चीजें ट्रांसफर वगैरह कर दी। लेकिन अच्छा चलो आपके मन में आ रहा होगा ना कि भैया बाइक के तो पेपर होते हैं, चलो मान लो रोड पे कोई चीज रखी हुई थी, कोई कीमती चीज रखी हुई थी, उसके तो कोई पेपर की जरूरत नहीं होती, वो जिसके पोजीशन में होता है वही उसका मालिक होता है। मैंने वो चुरा लिया और वो किसी और को बेच दिया, तो उसकी ऑनरशिप मैंने ट्रांसफर कर दी, क्योंकि जब तक मेरे पास था मैं उसका ऑनर था, मैंने उसकी ऑनरशिप किसी और को दे दी, भाई ले तू रख ले, पैसे मुझे दे दे, आप वो उसका ऑनर हो गया। भले ही मैंने वो चीज चुरा के क्यों नहीं लेकर के आया हूं, लेकिन इसको सेल बोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सामान मैं सेल कर रहा हूं वो गलत नहीं है, उसके ऊपर कोई ये नहीं कि तुम सेल नहीं कर सकते इसको, तुम्हें सेल अगर यार नॉर्मली भी अगर मैं चुराता नहीं खरीद के भी बेचता तो वो अलाउड है, ठीक है। अब मिस्टर टी है, मिस्टर टी क्या करता है, मिस्टर टी सोल्ड नार्कोटिक्स ड्रग एंड physiotropic substance to Mr. Q for 3 lakhs. These goods are prohibited goods. Such activity cannot constitute supply. Mr. T is punishable under the law. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। अब जरा समझो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैं मान लो मैं बहुत बड़ा चरसी हूं, ठीक है। अब मैंने बहुत सारा चरस गांजा वगैरह क्या कहते हैं उठा लिया कहीं से। अब चरस गांजे की सप्लाई करना क्या कहते हैं गैर कानूनी है, वो प्रोहिबिटेड है। मतलब उसे कहीं पे भी नहीं बोला कि अगर तुम ये सप्लाई करोगे, मतलब उसके सप्लाई को ही हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, वो जो हम आपस में सेल कर रहे हैं वही गलत है, वो सेल करना ही अलाउड नहीं है। तो अगर वो सेल करना ही अलाउड नहीं है तो यानी सेल ही लीगल नहीं है, तो फिर आप उसको अगर वो प्रोहिबिटेड गुड्स की आप सेल कर रहे हो जिसको मना कर रखा है, तो भले ही आपके बीच में आपका वो खुद का हो, भले आप खरीद करके लेके आए क्यों ना थे, और अगर फर्दर आप उसे बेच रहे हो लेकिन वो जो बेच रहे हो वो चीज ही इलीगल है, तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगला, Mr. X is an official liquidator provided various services like valuation of asset valuation of asset with the help of valuers, inviting and evaluating the tenders, selling asset, making payment to borrowers, creditors and so on. Activities of Mr. X are treated as supply of service and the commission earned by him is subject to GST. समझना, मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी बंद हो गई, ये वो कंपनी बंद होने जा रही है, अब मुझे उसका ऑफिशियल लिक्विडेटर बनाया गया कि भाई देखो ऐसा है, इस कंपनी के तुम लिक्विडेटर हो, अब तुम इस कंपनी के एक एक एसेट को लिक्विडेट करोगे, सोल्ड करोगे, बेचोगे, और जो उससे पैसे आएगा उससे करके एक एक करके बंदे की लायबिलिटी दोगे। हम तुम पर विश्वास करते हैं कि तुम ये काम बड़ी ईमानदारी से करोगे, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, मैं उस कंपनी की एक एक एसेट की वैल्यू करता हूं, अच्छा ठीक है ये इतने का मार्केट में इतने का बिकना चाहिए, फिर मैंने क्या कहते हैं लोगों को बुलाया, एसेट्स बेची, और जो उससे पैसा आया उस पैसे को मैंने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए या बोरोवर्स को मैंने उधार चुका दिया सबका, ठीक है। अब क्योंकि मैं भी तो कुछ काम कर रहा हूं ना, तो मैंने भी तो अपनी एक सर्विस ही, मैं पागल थोड़ी जो उसके लिए काम करूंगा, ठीक है। अब बदले में जो मुझे पैसे मिले, बदले में जो मुझे पैसे मिले वो भी वो क्या है, वो मैंने एक सर्विस दी, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे और इसके ऊपर जीएसटी आएगा, ठीक है। यानी ये सप्लाई है। एक और एग्जांपल लो, मिस्टर ए, ये देखो हमने 4 नंबर एग्जांपल, 5
और छठा अब हम करने जा रहे हैं, मिस्टर ए बीइंग अ डीलर ऑफ फर्नीचर डिलीवर द गुड्स टू द ब्रांच ऑफिस। अब जरा ध्यान से समझना, मैं एक मान लो मिस्टर ए हूं, ठीक है, बीइंग अ डीलर ऑफ फर्नीचर डिलीवर द गुड्स टू द ब्रांच ऑफिस। मैं क्या कहते हैं, डीलर हूं, मैंने क्या कर दिया, फर्नीचर डिलीवर कर दिया ब्रांच ऑफिस ऑफ एमएस एक्स लिमिटेड अपॉन डायरेक्शन ऑफ मैसेज एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस, ठीक है। The contract to supply furniture is between Mr. A and Mrs. X Limited, head office. Mr. A is liable to pay GST on the consideration received from Mrs. X Limited, head office. अब जरा समझो, मान लो मेरे कोचिंग का यानी टारगेट सीकर का मैं हेड ब्रांच हूं, ठीक है, मैं यहां तो सर्विस देता ही हूं, या मान लो मैं यहां से बुक्स भी सेल करता हूं, या मान लो मैं यहां से कोई दूसरा काम भी करता हूं। अब मैंने अपना क्या कहते हैं एक डीलर को बोला कि भाई ऐसा है कि मेरे यहाँ का जो कुछ फर्नीचर है, या फिर मेरा काम मान लो फर्नीचर सेल करने का भी है साथ में, ठीक है। अब मैंने अपने एक डीलर को बोला कि भाई ऐसा है, तू ले ये फर्नीचर उठा के मेरे ब्रांच वाले ऑफिस में रखवा दियो, ठीक है, बदले में तुझे मैं इतने पैसे दूंगा क्योंकि तू इतनी मेहनत कर रहा है, यहां से उठवा के वहां तक रखवाएगा। तो अब मेरे बीच में और उस डीलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो मेरे बीच में और उस डीलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये भी सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि उसने मेरे कहने पे ये काम किया और बदले में मैंने उसे कंसीडरेशन भी दिया। तो यहाँ पे कोई फ्री में तो काम हो नहीं रहा, वो मुझे एक सर्विस दे रहा है, मैं उसे पैसे दे रहा हूं, यानी कि और वो जो हम दोनों बीच में काम कर रहे हैं वो भी लीगल है, कोई इसमें इलीगल काम तो है नहीं, ठीक है, नहीं टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज है वो, ठीक है, तो इसको भी हम सप्लाई बोलेंगे। तो पहला वर्ड तुमको समझ में आ गया, सेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगला ट्रांसफर, अगला वर्ड है ट्रांसफर। एक एक की मीनिंग समझाने वाला हूं मैं तुमको, सेल ट्रांसफर सबकी मीनिंग समझ में आएगी, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहता। जब आगे हम लोग आगे डीपली इस लॉ को आगे बढ़ाएंगे तो उस वक्त तक आपको जैसी मैं एक वर्ड बोलूं कि हाँ सेल लीज बार्टर ट्रांसफर, तो आपको उसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ जानी है, ठीक है। चलो, ट्रांसफर का मतलब क्या है, द टर्म ट्रांसफर मीन्स वेयर द ऑनरशिप में नॉट बी ट्रांसफर बट द राइट इन द गुड्स इज ट्रांसफर। देखो, सेल का मतलब क्या है कि मैंने ऑनरशिप पे ट्रांसफर कर दी, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर का मतलब है कि मैंने वो गुड्स ट्रांसफर कर दिया, यानी उसकी पोजीशन ट्रांसफर हो गई, उसको यूज करने का राइट ट्रांसफर कर दिया, बट मालिक मैं आज भी हूं उसका। जैसे मान लो मैंने क्या कहते हैं अपने घर को मैंने रेंट पे दे दिया, ठीक है। अब मैंने अपने घर को रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे जो मैंने दिया है वो मैंने क्या करा, इस घर को यूज करने का राइट ट्रांसफर किया है कि भैया ठीक है तुम इसके अंदर रहोगे तो तुम इस घर को यूज कर सकते हो, लेकिन क्या मैंने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी क्या उसको, है। या फिर मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो बहुत अच्छा एग्जांपल, मान लो मेरी एक दुकान है बाइक की, ठीक है। अब मेरा काम है कि मैं बाइक लोगों को देता हूं कि भैया लो जिसको जरूरत है वो ले जाए और फिर बाद में लाके वापस खड़ी कर दे, 1 घंटे के पैसे चार्ज करता हूं, ठीक है। अब जैसे एक बंदा आया मिस्टर ए बोल रहा है भाई मेरे को ये बाइक चाहिए, आप मुझे 1 घंटे के लिए दे दो, मैंने बोला 500 रुपए लगेंगे, ठीक है। मैंने उस बाइक को क्या कर दिया, उसके हवाले कर दिया। और अब एक बात बताओ, क्या मैंने बाइक बेच दी उसको, क्या उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, नहीं, मैंने उसको सिर्फ यूज करने के लिए दिया, राइट है कि अब वो इसको यूज कर सकता है 1 घंटे के लिए, उसके बाद वो मुझे वापस दे देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बोलते हैं। जैसे गुड सेंट फॉर अ डिमॉन्स्ट्रेशन on a returnable basis, is it supply? Answer, no, it would not be considered as supply as there is no transfer of title involved। जरा समझना, मैंने कोई गुड्स डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भेजे और वो वापस आने वाले हैं मेरे पास, तो क्या ये सप्लाई होगा, मैंने मतलब उसको डिस्पोज, मतलब ये समझ लो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है उसको तबाह करने के लिए वगैरह वगैरह करने के लिए, ठीक है। अब वो गुड्स मेरे पास वापस आने वाले हैं, लेकिन मैंने उसको राइट तो नहीं दिया कि वो उसे यूज करेगा गुड्स को, मैंने उसको एक प्रोसेसिंग करने के लिए दिया है। देखो, यूज करने का राइट और प्रोसेसिंग करने का मतलब अलग अलग हो गया। अब ऐसे तो भाई मैं अपना सामान बनवाने के लिए किसी को दे रहा हूं, तो बनवाने के लिए जब मैं अगर मान लो मेरी टीवी खराब हो गई, मैं टीवी वाले को जाके टीवी देके आ रहा हूं और भाई इसे ठीक करके दे दियो, तो क्या ये ट्रांसफर हो गया, नहीं, क्योंकि मैंने उसे यूज करने का राइट थोड़ी दिया है, मैंने उसको सिर्फ बनाने का राइट दिया है, तो इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। एग्जांपल नंबर 8 पे आते हैं। Mr. A is the owner of Xerox machine. He transferred the right to operate the Xerox machine to Mr. B for a consideration of 10,000 per month for a 4 month. Hence, ownership of the machine is not transferred, but the right in the machine is transferred. It is supply
लायबल टू जीएसटी। देखो वही वाला एग्जांपल है, आप देखो यहाँ पे जेरोक्स मशीन है, आपने बाइक लिया था, बाइक को आपने भी क्या कहते दिया था यूज करने के लिए, इन्होंने भी यूज करने के लिए दिया है, ये पूरे 4 महीने के लिए दे रहे हैं और 10,000 रुपए हर महीने लेंगे, तो 4 महीने के 40,000 वो दे देगा बंदा और 4 महीने तक वो रखेगा, बाद में वापस कर देगा। तो क्या आपने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी? नहीं, आपने सिर्फ राइट ट्रांसफर किया कि 4 महीने तक वो बंदा यूज करने वाला है, उसके बाद वो आपको वापस दे देगा। तो हमने दो चीज देख लिया, सेल और ट्रांसफर। तीसरा बाटर। यार बाटर मेरे ख्याल से ना आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, क्यों? क्योंकि यार बाटर तुम लोग पढ़ के आए हुए हो यार, 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बाटर का मतलब। चलो, इट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बाटर कब होता था? जब पैसे का जन्म नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है ना, गुड्स के बदले गुड्स, या गुड्स के बदले सर्विस, या सर्विस के बदले गुड्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि मैंने भी सामान दिया और सामने वाले ने भी कुछ सामान या सर्विस दी, लेकिन पैसों को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। जैसे मान लो मिस्टर रोहित है, ठीक है, मिस्टर रोहित आ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू मैसेज ए लिमिटेड। मैंने मैसेज ए लिमिटेड को कोई सर्विसेज दी एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, और वो कॉस्ट जिसको दी मैंने सर्विसेज मैसेज ए लिमिटेड, वो डीलर है लैपटॉप में, ठीक है, यानी लैपटॉप डीलर का मैंने हो सकता है रिटर्न रिटर्न भरा होगा, ठीक है। इन रिटर्न में बदले में, अच्छा वहां मैं जो रिटर्न की बात कर रहा हूं मतलब मैं टैक्स रिटर्न की या जीएसटी रिटर्न की बात कर रहा हूं, या फिर मैंने उनकी क्या कहते हैं उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज दी। बदले में मैसेज ए लिमिटेड गिवन टू मिस्टर सी यानी कि मिस्टर रोहित 2 लैपटॉप, मेरे काम से खुश होकर के उन्होंने मुझे क्या दिए? 2 लैपटॉप दिए। हेयर दैट, मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने उनका काम किया, उन्होंने मुझे 2 लैपटॉप दे दिए। हेयर टू वे सप्लाई टेक्स प्लेस। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो एक तो ये सप्लाई है क्योंकि मैंने जो काम किया बदले में मुझे कंसीडरेशन आया, ठीक है। अब उधर की तरफ से देखो, क्या कहते हैं लैपटॉप वाले की तरफ से देखो, उसने क्या करा? लैपटॉप दिया और बदले में वहां से कुछ क्या कहते हैं काम होकर के आया, यानी काम आया तो उसने कंसीडरेशन दिया, मेरे पास लैपटॉप आया तो मैंने कंसीडरेशन दिया। तो ये दोनों तरफ से सप्लाई है, यानी मेरी भी सप्लाई और उसकी भी सप्लाई, ठीक है। हेंस टैक्स इज पेबल बाय बोथ, तो दोनों को जीएसटी देना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। यानी ये एग्जांपल भी हमारे को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। मिस्टर एक्स अ डीलर इन लैपटॉप, ही सप्लाइड अ लैपटॉप फॉर 40,000 टू मिस्टर वाई along with a barter of printer। क्या कह रहा है? देखो बार्टर का मतलब यहाँ पे एक और इन्होंने मस्त सा एग्जांपल लिया है। मैं एक डीलर हूं लैपटॉप का, ठीक है, मैं एक लैपटॉप सप्लाई कर रहा हूं 40,000 रुपए का वाई को, पर बदले में मैंने वाई से क्या ले लिया? एक प्रिंटर भी ले लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, बदले में वाई ने मुझे क्या दिया? एक तो 40,000 रुपए दिए प्लस प्रिंटर दिया, और उस प्रिंटर की वैल्यू नहीं बताई, लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू उस प्रिंटर की कितनी है? 4,000 रुपए, यानी कि उसने मुझे बदले में कितने रुपए का कंसीडरेशन दिया? 44,000 रुपए का दिया, बदले में उसने मुझे 44,000 का कंसीडरेशन दिया, ठीक है। मेरे तरफ से तो समझ में आता है कि भैया हाँ मैंने लैपटॉप दिया, बदले में उसने मुझे सामान दिया और पैसे भी दिए, तो ये तो सप्लाई है। अब जरा उधर से देखो, उसकी तरफ से, क्या उसने अपनी सप्लाई नहीं कर ली? उसने भी तो अपना क्या कहता है प्रिंटर मेरे को टरका दिया ना 4,000 रुपए वाला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी हो सकता है 44,000 का ही लैपटॉप हो, उसने बोला 40,000 तो तू भाई ले ले, ऐसा कर कैश ले ले, और 4,000 का मेरे प्रिंटर ले ले। अगर वो खुद पहले प्रिंटर मार्केट में सेल करता तो वो सेल होती, यानी वो सप्लाई हो जाती, तो उसको उस पर जीएसटी देना पड़ता, और उसने मेरे थ्रू टरकाने की कोशिश करी इनडायरेक्टली वे में, तो इसको भी हम सप्लाई बोलेंगे, यानी कि ये भी दोनों तरीके से सप्लाई, दोनों तरफ से सप्लाई माना जाएगा। मेरे तरफ से जो सप्लाई हुई वो 44,000 की, और उसके तरफ से जो सप्लाई हुई वो 4,000 रुपए की हुई है, ठीक है। लेकिन उसको सिर्फ जब ही क्या कहते हैं जीएसटी पे करना पड़ेगा, जब वो क्या होगा? रजिस्टर्ड यानी कि टैक्सेबल पर्सन होगा, तभी तो वो सप्लाई होगी, ठीक है। यानी कि हमने एग्जांपल नंबर 9 और 10 भी पढ़ लिया। अब आते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अभी तक हमने 3 चीज पढ़ ली, सेल, बार्टर और क्या क्या पढ़ लिया हमने? सेल पढ़ लिया, बार्टर पढ़ लिया और ट्रांसफर पढ़ लिया। सेल में क्या होती है? ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर में क्या होता है कि हम सिर्फ राइट देते हैं यूज करने के लिए। बार्टर में क्या होता है? हो सकता है मैंने विदाउट यूज ऑफ मनी जब कोई सामान एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बार्टर बोलते हैं। अब एक्सचेंज का मतलब क्या है यहाँ पे? When two person mutually
transfer the ownership of one thing for the ownership of another, neither thing nor both thing being money only, the transaction is called exchange. Exchange offer on product such as television, मोबाइल फोन एंड रेफ्रिजरेटर आर लेविएबल अंडर जीएसटी। देखो ये थोड़ा थोड़ा पीछे वाले एग्जांपल की तरह मैच करेगा, लेकिन पीछे वाले एग्जांपल में उसने ट्रांसफर नहीं करा, मतलब उसने एक्सचेंज नहीं करा। आप लोग जाते हो कार एक्सचेंज ऑफर में जाते हो, टीवी एक्सचेंज ऑफर में जाते हो, मोबाइल एक्सचेंज ऑफर में जाते हो, तो क्या होता है जरा मुझे एक बात बताओ, मेरी बात को समझना जरा। पहला, मान लो तुम जा रहे हो, आप अपना मोबाइल लेकर के जा रहे हो, क्या कहते हैं, बोल एक्सचेंज ऑफर है, उस मोबाइल की कीमत जो आप खरीदने जा रहे हो 15,000 की है, लेकिन आपने अपना एक मोबाइल दे दिया और बोला अब बताओ कितने की है, तो वो कह रहा है भैया ऐसा है, ये तुम्हारे मोबाइल की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, अब मुझे आप 12,000 रुपए दे दो। तो बंदे ने कितने रुपए का मोबाइल दिया आपको? 12,000 का। तो मुझे पहले एक बात बताओ कि उसने जो सप्लाई करा वो 12,000 का है कि 15,000 का है? भाई 15,000 का है। क्यों? क्योंकि अगर वो ये सामान नहीं लेता तो वो 15,000 रुपए में ही देता आपसे, तो यानी उसने अपना सामान 15,000 का ही दिया है आपको। वो अलग बात है उसने 15,000 पूरे कैश ना लेकर के 3,000 का एक दूसरा प्रोडक्ट ले लिया आपसे, पर अपने तरफ से उसने सप्लाई कितने की करी है? 15,000 की। अब रही बात आपके तरफ से, अब आपने 3,000 का मोबाइल दे दिया तो ये आपके तरफ से भी सप्लाई है, क्योंकि ये एक तरीके से बार्टर है। लेकिन आप सिर्फ जब लेविएबल हो गए जब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, सेम एज अब एग्जांपल ऊपर वाले में भी सेम यही था। अगर मिस्टर वाई रजिस्टर्ड होगा तो वो 4,000 रुपए जीएसटी देता है। यहां पर भी नीचे वाले मेरे वाले एग्जांपल में भी मोबाइल जिसने एक्सचेंज कराया वो सिर्फ जब जीएसटी देगा अगर वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, देखते क्या कहता है। मिस्टर ए एक न्यू डीलर है न्यू फोन्स का, उसने 20,000 का सप्लाई करा along with the exchange of old phone and if the price of the new phone, अगर मार्केट का ओपन प्राइस कितना है 24,000, उसने 20,000 में दे दिया, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 4,000 का उसने पुराना फोन ले लिया। तो मेरे तरफ से सप्लाई कितने की है? 24,000। और ए के तरफ से सप्लाई कितने की है? बी की तरफ से सप्लाई कितने की है? 4,000, यानी जिसने खरीदा। ठीक है, लेकिन बी सिर्फ जब ही लायबल होगा जब वो रजिस्टर्ड पर्सन होगा। बी इज लायबल टू पे जीएसटी ओनली इफ ही इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, अब आप 12 नंबर एग्जांपल खुद से पढ़ो एक बार। ठीक है, देखो जरा, पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब मैं पढ़ लेता हूं एक बार और जल्दी से आपको क्लियर करवा देता हूं। कह रहा मिस्टर एक्स है, वो डीलर है नई कार बेचने में। वो नॉर्मली कार 8,25,000 की बेचता है, लेकिन वो कहता है, एग्री करता है कि भैया मैं 1,25,000 कम कर दूंगा अगर आपने मेरे को अपना पुराना कार दे दिया। ठीक है, मिस्टर वाई क्या करता है, जिसको नई कार खरीदनी है, हु इंटेंड्स टू बाय न्यू कार वर्थ ₹8,25,000 एग्रीड टू एक्सचेंज हिज ओल्ड कार विद द न्यू कार, यानी उसने अपनी पुरानी कार दे दी और बदले में ये कार ले आया। अब एक बात बताओ, एक्स ने जब कार बेची तो उसने 8,25,000 वाली कार बेची, लेकिन वाई ने पेमेंट कितनी करी होगी? सिर्फ 7 लाख, क्योंकि उसने 1,25,000 कहा था कि मैं रिड्यूस कर लूंगा अगर आप पुरानी कार मुझको दे दोगे। लेकिन उसके बावजूद एक्स की सप्लाई कितने की मानी जाएगी? 8,25,000 की, क्योंकि जब हम ये देखते हैं सप्लाई कितने की हुई तो मेरे पास भले 7 लाख का कैश आया हो, पर 1,25,000 रुपए का भी तो मेरे पास कंसिडरेशन है ना, कंसिडरेशन तो दोनों ले लिया जाएगा, तो मेरी सेल सप्लाई कितने की होगी? 8,25,000 की। अब बात करते हैं जिसने कार खरीदी, उसने भी ये तो अपनी 1,25,000, अगर वो मार्केट में बेचता तो वहां से 1,25,000 आता तो वो सेल हो जाती, सेल पे सप्लाई मानते और सप्लाई पे जीएसटी लगता। अब अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तब उसके क्या कहते हैं, उसके ऊपर 1,25,000 के ऊपर से टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ मिस्टर वाई रजिस्टर्ड पर्सन तो उसको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा, और एक्स तो लायबल है ही 8,25,000 के ऊपर जीएसटी देने के लिए। ठीक है, यानी एक्स की लाइबिलिटी से कोई मतलब नहीं है कि उसने रजिस्टर्ड को बेचा या अनरजिस्टर्ड को बेचा, उसे तो 8,25,000 पे टैक्स देना है। हाँ, लेकिन वाई सिर्फ जब टैक्स देगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, हमने ये भी देख लिया। अब तक हमने क्या क्या देख लिया? 4 बातें देख ली। ठीक है, पहला हमने क्या देखा? सेल, फिर हमने देखा बार्टर, हमने देखा ट्रांसफर, और हमने देख लिया एक्सचेंज।
एक्सचेंज का मतलब फिर से बता रहा हूं, जब दो लोग मिलकर के किसी चीज को तय कर लेते हैं कि भाई ये चीज तुम इतने में कर लेना, या मैं तुमको ये सामान दे दूंगा, तुम इसका प्राइस इतना कम कर लो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफर आपने सुना ही होगा कि भाई बदले में ये ले लो और प्राइस कम कर लो, ठीक है। अब लाइसेंस का मतलब क्या होता है, where one person grants to another or to definite number of other person a right to do or continue to do in or upon the immovable property of the grantor, the right is called a license। इसका मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी नंबर ऑफ पर्संस को, जरूरी नहीं सिर्फ एक व्यक्ति को, दो चार व्यक्तियों को राइट देता है कि आप कर लो या करते रहो अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वो राइट किसके ऊपर दे रहा है, अपॉन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रांटर। ग्रांटर वो होता है जो क्या कहते हैं, लाइसेंस दे रहा होता है, ठीक है, जो राइट दे रहा है किसी और को। इस राइट को क्या कहा जाएगा, फिर लाइसेंस कहा जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर एक्स है, वो डेवलपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का एंड होल्डर ऑफ लाइसेंस दे रहा ना, उसी के ऊपर उसी के पास लाइसेंस भी है। मान लो कोई सा टैली का ही सॉफ्टवेयर ले लो, ठीक है, मेरा ही मान लो मिस्टर रोहित ने टैली सॉफ्टवेयर बनाया और वो उसका लाइसेंस उसके पास ही वही होल्डर है, ठीक है। लाइसेंस टू यूज सॉफ्टवेयर वाज गिवन टू डिफरेंट क्लाइंट। मैं अलग अलग लोगों को उसको बोलता हूं आपको भी चाहिए, अच्छा ठीक है, लाओ पैसे दे दो, आपको भी राइट मिल जाएगा, आपके नाम की आईडी बना दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 18 लाख रुपए का मिस्टर एक्स को बेच दिया, तो सॉरी 18 लाख रुपए का इसको अलग अलग क्लाइंट्स को बेच दिया मैंने। तो अब क्या मैं लायबल हूं इस पे जीएसटी पे करने के लिए? हाँ, क्योंकि ये लाइसेंस है और लाइसेंस को हमने सप्लाई बोला, लाइसेंस दे रहा हूं मैं, क्यों, मैं ग्रांट कर रहा हूं राइट तुमको कि भैया ठीक है आपसे तुम भी यूज कर लेना इस सॉफ्टवेयर को। तो मिस्टर एक्स इज लायबल टू पे जीएसटी वेदर ही ट्रांसफर सच राइट परमानेंटली और टेम्पररी एज द केस में भी। और आपको पता ही है कई बार क्या होता है, लोग परमानेंटली राइट ले लेते हैं कि ठीक है, जैसे यार अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी तो एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर है। अब मान लो क्या कहता है कि एग्जांपल देता हूं, ठीक है, वो फेसबुक को दे दिया उसने, तो जिसका था उसने परमानेंटली फेसबुक को दे दिया, अब वो परमानेंटली फेसबुक ही यूज करता रहेगा। अब फेसबुक आगे भले क्या कहते हैं लोगों से पैसा क्यों ना कमा रहा हो, लेकिन परमानेंटली ट्रांसफर हो गया, इसको भी क्या बोला जाएगा, लाइसेंस बोला जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। A Chennai-based company has been awarded mineral exploration contract for 18 months in respect of specific sites in Mumbai by a Mumbai-based corporation. दैट इज लोकल अथॉरिटी। यानी कि एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है, उसको क्या कहते हैं, कुछ मिनरल वगैरह खुदाई वगैरह करके निकालने की जमीन से उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला 18 महीने के लिए, और एक स्पेसिफिक साइट बता दिया मुंबई के अंदर कि भैया यहाँ आओ, आप यहाँ पे जो भी आप इसका एक्सप्लोरेशन वगैरह करके जो भी मिनरल्स वगैरह निकालना है आप निकाल लो। और ये किसने दिया, लोकल अथॉरिटी ने दिया मुंबई के, ठीक है। एज अ रिजल्ट चेन्नई बेस्ड कंपनी गॉट लाइसेंस टू एक्सट्रैक्ट माइंस, क्योंकि वो जो लैंड है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर यूज करने का राइट किसने दे दिया, उसे लोकल अथॉरिटी ने दिया है कि तुम इसे करते रहो या फिर तुम यूज करते रहो, ठीक है, 18 महीने तक। तो मुंबई बेस्ड कंपनी ने क्या करा, कुछ सप्लाई करा टैक्सेबल सर्विसेज, सप्लाई करा, ठीक है। जीएसटी इज पेबल बाय जीएसटी इज लायबल टू पे बाय चेन्नई बेस्ड कंपनी ऑन लाइसेंस फी पेड टू सप्लाई अंडर द रिवर्स चार्ज। बेटा थोड़ा सा ना तुम्हें कंफ्यूजन आ रही होगी यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ। आपके हिसाब से, चलो छोड़ दो इसको, छोड़ो पहले, आपके हिसाब से यहाँ पे टैक्स किसको देना चाहिए, जिसको कंसिडरेशन मिला वही सप्लायर होता है। यानी कि चेन्नई की कंपनी काम करेगी, इस चीज को काम करने के लिए वहां जगह की लाइसेंस लिया, लाइसेंस लोकल अथॉरिटी ने दिया, अब लोकल अथॉरिटी ने दिया उसे लाइसेंस, बदले में पैसे ले लिए लोकल अथॉरिटी ने, तो टैक्स किसको देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए लोकल अथॉरिटी को। लेकिन जीएसटी के अंदर या फिर सर्विस टैक्स के अंदर भी पहले होते थे कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है या फिर जो क्या कहते हैं सप्लायर है, नॉर्मली तो उसी को टैक्स देना पड़ता है, और जब सप्लायर खुद टैक्स दे रहा होता है तो उसको कहते हैं टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि मैं खुद ही उसको टैक्स पे करूंगा। लेकिन कुछ कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि कुछ कंडीशन के अंदर क्या होता है कि रिवर्स चार्ज में टैक्स आता है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि भले ही जो बंदा खरीद रहा है इस चीजों को, या जो बंदा सर्विस क्या कहते हैं ले रहा है, सॉरी हाँ, जो बंदा क्या कहते हैं पेमेंट कर रहा है, समटाइम्स क्या होता है उसी बंदे को क्या करना पड़ता है, टैक्स भी पे करना पड़ता है। नॉर्मली लायबिलिटी यहाँ पे लोकल अथॉरिटी की आनी चाहिए थी, पर यहां पर रिवर्स चार्ज में चेन्नई बेस्ड कंपनी क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी,
ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि मैं जब रिवर्स चार्ज स्टार्ट करूंगा आप लोगों के साथ तो आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि चेन्नई बेस्ड कंपनी क्यों टैक्स पे करेगी, पे तो लोकल अथॉरिटी को करना चाहिए। तो आप अपने दिमाग में बस इतना ध्यान रख लेना कि कुछ कुछ ऐसी सर्विसेज या जगह हैं, गुड्स भी हैं, जहां पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है। और रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने का मतलब है कि जो बंदा क्या कहते हैं कंसिडरेशन पे कर रहा है, टैक्स भी वही पे करेगा। नॉर्मली टैक्स गवर्नमेंट को पे करने का काम किसका है, क्या कहते हैं सप्लायर का होता है। ठीक है, आगे तो ये हमने देख लिया। अब अगला टॉपिक आ जाओ। अगला टॉपिक है रेंटल। रेंट तो तुमको पता ही है, पीरियडिकल पेमेंट होती है रेंट के अंदर 1 महीने की, फॉर द यूज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए जो आप क्या कहते हैं पेमेंट पे करते हो पीरियडिकल यानी मंथली बेसिस पे, तो उसको हम रेंट बोलते हैं। मिस्टर ए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग लेते हैं इन अ प्राइम कमर्शियल लोकेलिटी, लार्ज वैकेंट लैंड इन द बैकयार्ड इज गिवन ऑन द रेंट। और क्या कहते हैं उसके पीछे जो बिल्डिंग के पीछे कुछ जगह खाली थी, तो उसको भी उसने पार्किंग के लिए, पार्किंग के पर्पस के लिए क्या कर दिया, 1,80,000 पर मंथ में सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मिस्टर बी हु हैज सेट अप पार्किंग फैसिलिटी, मिस्टर बी ने क्या करा, उस जगह को यूज कर लिया और पार्किंग फैसिलिटी के वहां पे उस जगह पे बना दी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, हेंस मिस्टर ए इज लायबल टू पे जीएसटी। यानी मिस्टर ए ने अपने घर के पिछवाड़े का जो जगह था उसे क्या कहते हैं, क्या कर दिया, पार्किंग वगैरह के लिए दे दिया। तो मिस्टर बी ने उसको कंसिडरेशन दिया 1,80,000 रुपये महीना, तो मिस्टर ए को यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा यहाँ पे ना आप लोग बार बार देख रहे हो कि ये लोग अपने आप ही ना कभी सप्लाई ऑफ सर्विस बोल देते हैं, कभी सप्लाई ऑफ गुड्स। आप कैसे क्लासिफाई करोगे इस चीज को, तो बेटा आपको अगर याद होगा, जरा इधर आओ, इधर आओ थोड़ा सा और, ये देखो हमने क्या बोला था कि 7(1)(a) के अंदर शेड्यूल 2 में बताया हुआ है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। यानी कि जब हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तो हम इस चीज की क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है, तो अभी हमें चिंतित होने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, आ जाओ, हमने ये 15th नंबर एग्जांपल कर लिया। 16th नंबर देखो, मिस्टर एक्स जो ऑनर है एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन अ कमर्शियल लोकेलिटी, ग्राउंड फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट टू मिस्टर वाई फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 60,000। यानी एक्स जो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऑनर है उसने क्या करा, अपना ग्राउंड फ्लोर किराए पे लगा दिया, वाई से 60,000 रुपए महीने का रेंट ले रहा है वो। ठीक है, और मिस्टर वाई क्या कर रहा है, यूज द सेम एज हिज रेजिडेंस। अब मिस्टर वाई उसके ऊपर रहता है यानी अपने पर्सनल पर्पस के लिए। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। पहली बात मुझे बताओ, क्या ये सप्लाई है, हाँ ये सप्लाई है क्योंकि वो रेंट पे दे रहा है। अब रुक जाओ, मैंने क्या बोला था कि कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट भी किया जाता है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, वो भले सप्लाई है लेकिन हम बोल देंगे कि ठीक है अभी हम इसके ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, हमारा मूड नहीं है अभी इसके ऊपर टैक्स लेने का, गवर्नमेंट कह रही है अभी हमारा इसके ऊपर मूड नहीं है इस सर्विस के ऊपर टैक्स लेने का। तो अगर आप अपना घर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो और वो यूज हो रहा है, तो हम देखेंगे जब हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे एग्जेम्पशन का तो वहां पर कवर हो जाएगा। इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये सर्विस है, सप्लाई है ये सर्विस की। हाउएवर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, हेंस मिस्टर एक्स इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी। देखो फिलहाल तो वो सर्विस तो है, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन स्पेसिफिकली इसको क्या करा हुआ है, एग्जेम्प्ट किया हुआ है जीएसटी से, तो अभी इस मिस्टर एक्स को लायबल नहीं है जीएसटी पे करने के लिए। ठीक है, लीज का मतलब तुमको पता ही है क्या होता है। A lease is an agreement where the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payment the right to use। बेटा लीज और रेंट में ज्यादा फर्क नहीं है। लीज में भी वही होता है, आप क्या कर देते हो लंबे समय के लिए आप क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टी उसे लीज पे दे देते हो, वो पीरियडिकली मंथली उसको पेमेंट करता रहता है आपको। और क्या कहते हैं यहाँ पर तो जैसे मिस्टर एक्स एग्जांपल ले लेते हैं, मिस्टर एम बैंक लिमिटेड गिवन एन एसेट, उसके पास एक एसेट है, वो एक बैंक है, बैंक क्या करती है, बैंक ने एक एसेट खरीद लिया, ठीक है, और उसको लीज पे दे दिया अंडर
लीज फाइनेंशियल लीज टू मिस्टर एन, और एन को जब लीज पे दिया तो उस क्या कह रहा है, रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लीज मेड बाय द कस्टमर टू द बैंक 80 लाख विच इंक्लूड्स अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 50 लाख। इसका मतलब क्या है, बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। मान लो मैं हूं, मेरे को एक बहुत बड़ी मशीन खरीदनी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने अपने बैंक से बोला कि बैंक भाई ऐसा कर, तू इस मशीन को खरीद ले, तेरे पास पैसा है और तू इस मशीन को खरीद करके मुझे दे दे यूज करने के लिए। तो बैंक कह रहा अच्छा मैं पागल दिखाई दे रहा हूं तेरे को? मैंने नहीं नहीं नहीं, रुकना, तू खरीद और तू मुझे दे और तू मेरे से पैसे लेते रहे हर महीने। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा मैं पागल तो हूं नहीं, ऐसा कर मैंने खरीद लिया 50 लाख की चीज मैंने खरीद ली, अब ऐसा कर इसके ऊपर ब्याज वगैरह भी जोड़ लेता हूं मैं, क्योंकि तू तो मुझे पैसे धीरे धीरे करके देने वाला है। तो जैसे आप लोन लेते हो सेम वैसी की 5 लाख का माना जाएगा कि आपने बैंक से लोन ले लिया और आप बदले में बैंक ने ब्याज लगाया और आपको पीरियडिकली पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये लोन तो आपने लिया नहीं, सीधे सीधे आप बैंक ने एसेट खरीदी और बैंक आपको यूज करने के लिए एज अ रेंट पे ही दे रही है उस प्रॉपर्टी, मतलब उस मशीन को। तो ये जो आप सीरीज में उसको पेमेंट करोगे ना, हर महीने बोल फिक्स हो गया कि 5 साल तक आप यूज करोगे, आप हर मंथ पेमेंट करते रहोगे, इसको हम लीज बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस लीज शैल बी टैक्स्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसको सर्विस की सप्लाई बोलते हैं, और अगर ये सर्विस की सप्लाई है तो इसको, इसके अंदर आप क्या लगाओगे, जीएसटी लगाओगे, और जीएसटी पे करना पड़ेगा किसको, बैंक को, क्योंकि बैंक ने लीज पे दिया, बदले में पैसा आ रहा है बैंक के पास, तो बैंक अपनी सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करेगा। ठीक है बेटा, डिस्पोजल वाला वर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोगों ने जब देखा कि 4 ऐसे केसेस हैं जिसमें पहला ही केसेस जो है वो डिस्पोजल का है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, डिस्पोजल नॉर्मली कंसिडर्ड are as a selling of asset when the organization is about to close down and various assets are required to be disposed of. Such transaction will be यार सिंपल है ना यार, तुमने पढ़ा है ना 11th क्लास में, याद है, पढ़ा है आपने कहां पे, डेप्रिसिएशन में, जब आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जब आप कोई मशीन परमानेंटली बेच रहे होते हो, ठीक है, या फिर परमानेंटली आप बिजनेस को बंद कर रहे हो, आप अपनी सारी एसेट्स को क्या कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो। अच्छा, एक होता है कि एसेट में दे रहा हूं सिर्फ किसी को यूज करने के लिए, यूज करने के लिए देना या कुछ महीनों के लिए देना, उसको डिस्पोज नहीं कहते। डिस्पोज का मतलब वो गई गई, अब वो दोबारा नहीं आने वाली बिजनेस में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पोजल बोलेंगे। तो डिस्पोजल को भी सप्लाई बोला। देखो यहां पर डिस्पोजल को सप्लाई के अंदर पार्ट बनाया है, जब ही शेड्यूल 1 के अंदर पहली लाइन जो है वो डिस्पोजल वहां पे कवर करके वहां से पता चल रहा है कि डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट परमानेंटली का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप ही आप जीएसटी लगा दोगे, सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है वो। ठीक है, चलो हमने पहली चीज कवर कर ली, और पहली चीज का मतलब जो हमने 7(1) ए करा, 7(1) ए में हमने क्या बोला, ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसमें गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी है। ठीक है, ऑल फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई सच एज सेल, लीज, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, ये हमने देख लिया। फॉर अ कंसीडरेशन, अब हमें क्या देखना है, अच्छा सॉरी, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। तो अभी हमें क्या, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अब हम देखते हैं कि कंसीडरेशन का मतलब यहां पर क्या है। ठीक है, as per the section 2 subsection 31 of the CGST Act 2017, consideration in relation to the supply of goods or services or both, जब भी कोई चीज की सप्लाई हो रही होगी, तो जब वो सप्लाई बन गया तो बदले में कंसिडरेशन आएगा। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या, कंसिडरेशन इंक्लूड्स, मतलब ये दोनों बातें जो ए और बी लिखी हुई हैं, इन दोनों में जो बातें लिखी हैं इसको कंसिडरेशन बोला जाएगा। पहला, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, यानी सामने वाला बंदा जो पैसे दे रहा है या जो देने का बात कर रहा है कि जो देगा, वेदर इन मनी, चाहे वो कैश मनी फॉर्म में हो या अदरवाइज किसी दूसरे फॉर्म में हो। जैसे अभी हमने कई बार देखा, कभी वो प्रिंटर दे रहा था, कभी वो मोबाइल दे रहा था, तो ये भी कंसिडरेशन का ही एक रूप है। आप कैश में भी पूरी पेमेंट कर सकते हो, इन मनी में भी, या काइंड में भी कर सकते हो। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू, अच्छा क्या लिख रहा है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट टू, in response of, or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government or a state government। रुक जाओ, आराम आराम से इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आराम आराम से तोड़ तोड़ के। ठीक है,
पहले तो एक लाइन कवर कर लो कि कंसीडरेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर किसी, मान लो आप कोई सप्लाई कर रहे हो और बदले में मान लो मैं गुड्स मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, ठीक है, मेरी फीस 500 रुपए पर मंथ है, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दे दी, ठीक है, अब सब्सिडी मुझे गवर्नमेंट ने दे दी, ठीक है, 300 रुपए पर बच्चा गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रहा है और कह रहा है तुम 100 रुपए में सप्लाई करो, ठीक है। अब अभी ऊपर में एक लाइन पढ़ाने वाला हूं कि वेदर बाय द लॉ, यहां पर ये भी देख लो, ये भी कवर ही कर ही देता हूं, पैसे देने के लिए कौन पैसे दे सकता है, वेदर बाय द रिसिपेंट, यानी जिसने सामान खरीदा चाहे तो मुझे वो कंसीडरेशन दे सकता है, या बाय एनी अदर पर्सन। ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो, अब देखो यहां पे लूफोल ना हो, ये कैसे इन्होंने कवर किया, मान लो मैंने एक सामान बेचा मिस्टर बी को, मिस्टर बी को मुझे कंसीडरेशन देना है। अब अगर कंडीशन सिर्फ ये रहती कि रिसिपेंट ही कंसीडरेशन देगा तो कंसीडरेशन बोला जाएगा, तो भले ही मैंने सप्लाई करा, पर अगर उसने पैसे ना दे करके उसने मुझे अब किसी और से पैसे दिलवा दिए और उसने खुद तो पैसे दिए नहीं, तो फिर तो वो कंसीडरेशन नहीं माना जाता, और कंसीडरेशन नहीं होता तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में कंप्लीट नहीं होता, फिर उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो इसीलिए क्या बोला कि चाहे पैसे सामने वाला रिसिपेंट दे रहा हो या उसके कहने पे कोई दूसरा बंदा दे रहा हो या कोई भी बंदा दे रहा हो उसके पैसे, मुझे अगर उस सप्लाई के बदले पैसे आ रहे, चाहे तू दे चाहे कोई दूसरा बंदा दे, और लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी आ रही तो उसको मैं कंसीडरेशन नहीं मानूंगा। अच्छा, अब यहां पर मैंने दो बातें बताई, देखो बहुत आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पहला कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, यानी कि पैसे दे दिए या देना के बात कर रहा है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, चाहे पैसे कैश यानी मनी फॉर्म में दिए हो। आराम आराम से पढ़ते हैं। पहला, एनी पेमेंट मेड टू बी मेड इन मनी, ठीक है, या अदरवाइज, या पैसे के फॉर्म में या कुछ और दे दिया, वेदर बाय द रिसिपेंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यहां तक की तो बात समझ में आ गई। अब यहां पे 3 लाइन लिखी हुई है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि आपने जो सप्लाई करी, आपने एक मिनट, आपने जो सप्लाई करी गुड्स और सर्विसेज की या दोनों की, उसके बदले, यानी फिर से अब पढ़ते हैं, अब मैं देखो कितने तोड़ तोड़ के डेफिनेशन को कवर कर रहा हूं। पहला, एनी पेमेंट मेड टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, किसके लिए, किसके लिए, द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपेंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ये दोनों के लिए रिसिपेंट या कोई दूसरा बंदा पैसे दे रहा है, चाहे वो पैसे में दे रहा है यानी मनी फॉर्म में दे रहा है या अदरवाइज दे रहा है, तो उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी इसके अंदर इंक्लूड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अब हमें क्या देखना है, अब 3 बातें यहां पर, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई, अब ऐसे पढ़ो, पैसे किसके लिए मिल रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या इन रिस्पॉन्स टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी इन 3 पर्पस के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या कंसीडरेशन मिल रहा है तो उसको हम लोग कंसीडरेशन बोलेंगे, ठीक है। अगला देखो, द मॉनेटरी वैल्यू, अभी मैं इस लाइन को फिर से कवर करता हूं, रुक जाओ, द मॉनेटरी वैल्यू, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, फिर से सारी लाइन वही है, फिर से देखो इतनी लाइन छोड़ दो, सारी चीजें वही हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रिसिपेंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, जरा समझो इसको, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, अब यहां पे जो जो बात लिखी है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब होता है कुछ नहीं करना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जहां पढ़ाता हूं,
ठीक है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और नीचे क्या कहते हैं जिम की दुकान है, ठीक है। अब मान लो नीचे जिम होती है, अब मैं ऊपर पढ़ा रहा हूँ, अब ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ और नीचे जिम हो रही है, और आपको पता है जिम में तो दबा के गाने चलाता है बड़ी बड़ी साउंड में। लेकिन इसके वजह से हो क्या रहा है, इसके वजह से हो ये रहा है कि जब मैं पढ़ाता हूं तभी जिम चालू हो जाती है, और जब जिम चालू हो जाती है तो मेरे को पढ़ाने में डिस्टरबेंस होता है, मुझे अपना लेक्चर रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने जिम वाले से बोला भाई ऐसा है कि देख ले यार, बंद कर ले इसे, मैं एक आध घंटे पढ़ाता हूँ, एक आध घंटे तू बंद करके रख ले इसे। तो वो कह रहा भाई मेरा क्या फायदा, मेरा तो लॉस होगा इसमें, मैं क्यों बंद करूं इसे। तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा है क्या, तो मैंने बोला कि बता क्या करूं, तो तू ये नहीं करेगा। तो कह रहा भाई देख मेरा ऐसा है कि लॉस हो जाता है इसमें, अगर मैं जिम बंद कर दूं उतने टाइम पे तो मेरा भी तो उतने टाइम काम होता है। तो मैंने बोला कर ऐसा कर, चल तू 1 लाख रुपए ले ले और उसे 1 घंटे तक तू जिम मत चलियो, ठीक है। अब मैंने उसे कंसिडरेशन दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पर जिम वाले ने मुझे क्या दिया, कुछ उसने दिया मुझे कि मैंने उसे पैसे दे दिए उस। अब मैं बोलूं कि क्या जिम वाले को उस 1 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो भैया देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन तो मैंने दिया, हाँ मैंने कंसीडरेशन दिया, लेकिन किस चीज के लिए बेटा, फॉरबियरेंस के लिए, कि ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। अगर किसी काम को नहीं करने के लिए कोई सामने वाला बंदा पैसे दे रहा है तो कुछ नहीं करना भी एक अपने आप में काम है। जैसे मैं मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं कोई काम करता हूं, ठीक है, मेरे काम करने से किसी को परेशानी होती है, तो किसी कोई बंदा मेरे को आके कह रहा है कि भाई तू ये काम मत करना, तो मैंने बोला मैं क्यों ना करूं, तो वो कह रहा है भाई प्लीज मत कर, तू ये काम मुझे करना है यहाँ पे, ठीक है, ये काम मैं करना चाहता हूं। तो मैंने बोला ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा। तो मैंने बोला चल ठीक है, तो अगर 5 करोड़ रुपए मुझे दे देगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो उसने मुझे 5 करोड़ दे दिए, तो बेटा मैंने कुछ किया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, यही मेरा काम है कि अब आज से मैं ये काम यहाँ पे नहीं करूंगा, तो अब आज से वो बंदा यहाँ पे काम करेगा। तो जो मैंने सर्विस दी, इसे सर्विस बोलेंगे, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि गुड्स तो मैं कुछ दे नहीं रहा, टेंजिबल फॉर्म तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये भी एक काम है। और अगर ये काम है तो इसको सप्लाई बोला जाएगा, और ये कंसिडरेशन माना जाएगा, किसके लिए, फॉरबियरेंस के लिए, ठीक है। एक तो ये समझ में आया कि कुछ नहीं करने के लिए, कभी कभी कुछ करने के लिए, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, यानी कि ये काम भाई तू कर दे, मैं तुझे पैसे दूंगा, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मॉनेटरी वैल्यू कुछ करने के लिए ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए अगर कोई बंदा पैसे दे रहा है तो उसको भी कंसिडरेशन बोला जाएगा। तो अब मैं जरा एक चार्ट बना के देखूं यहाँ पे, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में अब देखो कंसिडरेशन में दो बातें थी, पहला एनी पेमेंट इन मनी या अदरवाइज, और दूसरा था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। और ये सारी की सारी चीजें इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स
और सर्विसेज और बोथ। अच्छा, तो क्या देखा हमने, कंसिडरेशन का मतलब है एनी पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, ठीक है, इसे अदरवाइज कर लो, और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन किसको हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, तो इसका एक्सेप्शन क्या है, सब्सिडी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन फिर नीचे एक बात लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली जो लाइन लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट a deposit given in the supply of goods or services or both shall not be considered as the payment made for supply unless the supplier applies such deposit as the consideration of said supply। इसका मतलब क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे होते हो, कोई सप्लाई होता है, लेकिन उस सप्लाई के लिए पहले ही डिपॉजिट रखवा लिया जाता है कि भाई 1 लाख रुपए तुझे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो वो जो डिपॉजिट है वो एडवांस नहीं है, एडवांस तो बोल के दिया जाता है कि तू ये पैसे दे दे और ये जब तेरी नेट पेमेंट निकलेगी तो मैं उसमें एडजस्ट कर दूंगा। जबकि डिपॉजिट ये नहीं होता, डिपॉजिट तो मतलब होता है कि आप जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं तो आपको पहले से ही कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, और वो आपकी अगली पेमेंट में एडजस्ट नहीं होती, वो उन्हीं के पास पड़ी रहेगी, चाहे वो इंटरेस्ट में दे रहा हो बंदा। कई बार क्या होता है कि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी मिलता है, आपने पैसे दे रखे ना उसको, तो हो सकता है इंटरेस्ट भी मिले, वो अलग चीज है। पर अगर वो डिपॉजिट पड़ी है तो उसको कंसिडरेशन मत बोलना कि नहीं भैया मैंने डिपॉजिट दिया था, उसको भी कंसिडरेशन बोल करके आप उसके ऊपर भी, उसको भी आप पेमेंट समझ लो, नहीं, डिपॉजिट नहीं है। लेकिन अगर सप्लायर ने क्या करा कि आपने एक्चुअल पेमेंट देनी थी अब आपको, और एक्चुअल पेमेंट आप नहीं दे रहे, और उस दिन सप्लायर ने उस डिपॉजिट को एज अ पेमेंट अप्लाई करवा दिया, तो उस दिन उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कंसिडरेशन मान लेंगे। और अगर वो सप्लाई के बदले उसने उस कंसिडरेशन को यूज कर लिया तो उसे सप्लाई बोलकर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर देंगे। तो क्या लिखा है, provided that a deposit given in respect of the supply of goods or services or both shall not be considered as a payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as a consideration for the said supply। यानी जब तक कि सप्लायर उसको एडजस्ट नहीं करता, जब तक हम उसको कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। तो दो चीजें हो गई, पहली एक्सेप्शन में क्या नहीं आएगी कि सब्सिडी गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरी डिपॉजिट given for supply of goods or services or both, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं इसको आगे कैसे लिखूं, unless supplier adjust such deposit एज अ कंसिडरेशन। अगर वो उसको कंसिडरेशन बोल लेगा, जब तक कंसिडरेशन नहीं बोल रहा वो, जब तक उसे क्या कहते हैं हम कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे, यानी जब तक वो एडजस्ट नहीं कर रहा जब तक हम उसे कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। पर जिस दिन उसने उसको कंसिडरेशन में एडजस्ट कर लिया तो उस दिन वो फिर कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो अब जरा एक बार यहां से वापस चलते हैं। हाँ, तो यहां पे देखो क्या है, हमने इस कंसिडरेशन का मतलब तो समझ लिया। अब हमने सेल बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल समझ लिया, फॉर अ कंसिडरेशन समझ लिया, ये समझ लिया। अब हमको देखना मेड और एग्रीड टू बी मेड, और हमने ये भी पढ़ लिया था पिछली क्लास में कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, यानी कि इन द कोर्स जो आपके बिजनेस का कोर्स है, और कभी कभी हम अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी अगर कोई काम करते हैं और उसके बीच में अगर हम कोई सप्लाई कर रहे हैं तो उसको भी सप्लाई बोला जाएगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस की फर्दरेंस के लिए काम हो रहा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हमको मेड और एग्रीड टू बी मेड देखना है।
हाँ, पहले कंसिडरेशन के कुछ एग्जांपल तो देख लें। आलिया ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, ए ट्रेवल एजेंट बुक टिकट्स फॉर अ कस्टमर मिसेस जेड। मिस्टर जेड के लिए आलिया ट्रेवल्स ने एक टिकट बुक करी। ट्रेवल एजेंट रेज इनवॉइस ऑन कस्टमर मिस्टर जेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑफ एयर टिकट 10,000 एंड हिज कमीशन 500। अब पहले मेरे को एक बात बताओ, मान लो मैं एक ट्रेवल एजेंट वाला बंदा हूं, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, तुम मेरे पास आए और बोला भैया मेरे लिए एक टिकट बुक कर दो। मैंने बोला ठीक है रुक जा भी करता हूँ। मैं साइट पे गया, मैंने टिकट बुक कर दी। टिकट के लगे 5,000 रुपए, प्लस मैंने बोला भैया 5,000 लग गए और मेरे 500 रुपए लाओ, 5500 रुपए दे दो। ठीक है, उस बंदे ने 5500 रुपए दे दिए। अब मेरा काम है कि मैं जीएसटी लूंगा। पहली चीज, जब मैंने 500 रुपए बोली कि मैं 500 रुपए मेरी कमीशन है और 5,000 वो, तो मैं जब सामने वाले बंदे से क्या कहते हैं जीएसटी का पैसा चार्ज करूंगा, तो क्या मुझे एंटायर अमाउंट को कंसीडरेशन बोलना चाहिए? नहीं, क्योंकि यार 5,000 तो मैंने रिम्बर्समेंट करी है। मेरा अपना चार्ज कितना है? 500 रुपए। तो जो अमाउंट मेरा था 500 रुपए, वही कंसीडरेशन है और यही मैंने मेरी सर्विस थी, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये मैंने सर्विस दी कि भैया मैं तुम्हारी टिकट बुक करूंगा, इसके बदले में मुझे 500 रुपए चाहिए, मैं टिकट बुक कर देता हूं। तो मैं जितनी टिकट बुक करानी है मैं 500 रुपए पर टिकट के हिसाब से पैसे लूंगा। ये मेरी सर्विस है, तो 500 रुपए के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा और सामने वाले कस्टमर से भी मैं वही रिकवर करूंगा। ठीक है, ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया आपके? ठीक है, अगला, मिसेस एल लिमिटेड बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर ऑफ द टीटी ब्रांड, ठीक है, रेंडर्ड सर्विसेज टू द बायर ऑफ कार। टीटी ब्रांड जो क्या कहते हैं, मिसेस एल लिमिटेड वो एक ऑथराइज्ड डीलर है टीटी ब्रांड का, जो रेंडर करता है सर्विसेज टू बायर ऑफ अ कार। ठीक है, बट पेमेंट इज मेड टू ऑथराइज्ड डीलर बाय द टीटी कंपनी। ठीक है, it is called consideration is given by the third person, therefore it is treated as a supply of services and liable to tax in the hands of Mrs. L Limited। पहले तो जरा इसको समझो, ये टीटी टीटी करके ना बड़ा गंदा सा कर दिया, इसको आप Hyundai कर लो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, Mrs. L Limited being an authorized dealer of Hyundai brand, Hyundai ब्रांड की कोई शोरूम होगी, उसके लिए एक ऑथोराइज डीलर है एल लिमिटेड। ठीक है, वो सर्विस देता है टू द बायर ऑफ कार, जो भी कार खरीदने आते हैं उन लोगों को कुछ सर्विसेज देता है। ठीक है, लेकिन पेमेंट जो इसको कर रहे हैं, यानी एल लिमिटेड को जो पेमेंट कर रहे हैं वो Hyundai की कंपनी कर रही है। ठीक है, Hyundai ब्रांड की कंपनी कर रही है, ऑथोराइज्ड डीलर बाय द, इट इज कॉल्ड एज द कंसीडरेशन given by the third person, therefore it is treated as a supply of service and liable to tax in the hands of Mrs. Unlimited। अब इसका मतलब क्या है, अनलिमिटेड ने सर्विस किसको दी, कस्टमर्स को दी, लेकिन पेमेंट इसकी कौन कर रहा है, पेमेंट इसकी कर रही है मेन कंपनी। तो भले उसने सर्विस किसी और को दी, पैसा किसी थर्ड पर्सन ने दिया, पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडरेशन मानेंगे, क्योंकि कंसीडरेशन को हमने पढ़ा था ऊपर, भले ही उसको पे कौन कर रहा हो, वेदर बाय द रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन, चाहे रिसिपेंट पे कर रहा हो जो एक्चुअल सर्विस। अब यार आप कार की कंपनी में जाते हो और आपको कोई बंदा पानी पिलाने वाला आ रहा है या कोई भी बंदा सर्विस दे रहा है, आपको टेस्ट ड्राइव बुकिंग करवा रहा है, कोई बंदा आपको सर्विस दे रहा है, तो क्या आप उसको पैसे दोगे कि उसकी कंपनी पैसे देगी? उसकी कंपनी, सर्विस वो किसको दे रहा है, आपको। तो भले सर्विस आपको दी, सर्विस रिसीवर भले आप हो गए, लेकिन पेमेंट करने वाला कोई और है, तो इससे ये मतलब नहीं है कि उसने क्या कहता है काम नहीं करा, ये कंसीडरेशन है, वो एज अ डीलर काम कर रहा है, तो उसको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, कंसिडरेशन इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, और हमने ऊपर पढ़ भी लिया है, चाहे वो मनी में हो चाहे वो अदरवाइज हो। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन मनी एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एक्ट और फॉरबियरेंस विल कॉन्स्टिट्यूट कंसिडरेशन। आपने किसी काम को करने या नहीं करने के लिए जो, चाहे आपने मनी में लिया हो या मॉनेटरी वैल्यूज में लिया हो, उन सबको जोड़ देंगे और जो वैल्यू निकल के आएगी उसको टोटल हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था कि 20,000 की चीज बेच रहे थे, 4,000 का हमें प्रिंटर मिल रहा था, तो हमारा एग्रीगेट कंसिडरेशन क्या, 20,000 कैश आ रहा है, 4,000 का प्रिंटर आ रहा है, या मॉनेटरी वैल्यू में कोई दूसरी चीज आ रही है, तो सबको जोड़ देंगे, वही हमारा कंसिडरेशन होगा। तो हमारा 24,000 कंसिडरेशन था। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक स्पोर्ट्स क्लब है, एग्री करता है टू हायर सर्विस ऑफ क्रिकेट प्लेयर ऑफ मिस्टर सी फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 करोड़।
एक स्पोर्ट क्लब क्या करता है, किसी मान लो विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर को हायर कर लिया, ठीक है, या किसी दूसरे बड़े प्लेयर को हायर कर लिया और कंसीडरेशन कितना दे रहा है, 2 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस एग्रीमेंट प्रोवाइड दैट द प्लेयर शैल बी प्रोवाइडेड विद द कार वैल्यूड फॉर ₹20 लाख, और हम उसे साथ में एक 20 लाख की कार भी देंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, सचिन तेंदुलकर या जो भी प्लेयर होगा, एनी पर्सन, जो भी पर्सन मुझे ये, जो भी क्रिकेटर मुझे ये सर्विस दे रहा है, उसके लिए जो उसने मुझे सर्विस दी और बदले में जो हमने उसे कंसीडरेशन दिया वो कितना है, 2 करोड़ है, ये 2 करोड़ 20 लाख है। तो सबको पता है 2 करोड़ 20 लाख है, क्योंकि अब तक आपको याद हो गया कि जो कैश में दे रहे हैं या बदले में जो भी चीजें दे रहे हैं वो सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। तो 2 करोड़ जो कैश में दिए 20 लाख की कार, तो टोटल 2 करोड़ 20 लाख रुपए उसके लिए, एंटायर वैल्यू ऑफ 2 करोड़ 20 लाख विल बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन एंड अ सब्जेक्ट टू द टैक्स, और 2 करोड़ 20 लाख के ऊपर से टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मिस्टर एक्स सेल्स ऑफिस फर्नीचर टू मिस्टर वाई on the condition that the donation of 10,000 is payable by Mr. Y to a trust. The amount of 10,000 is paid by Mr. Y by the reason of the purchase of furniture. Hence, the consideration 10,000 will be treated as consideration for sale of furniture. Therefore, Mr. X is liable to pay GST on 10,000 in addition to the value of furniture. मतलब क्या, जरा समझ में यार, आराम से देखो, मैं तुमको बताता हूँ। मैं अपना कोई सामान बेच रहा हूं, ठीक है, मैं जिस पर्सन को बेच रहा हूं सामने वाले को, मैंने उससे बोला कि भाई ला 20,000 रुपए दे। अब वो सामान हो सकता है 30,000 को, मैंने बोला भाई तू 20,000 तो मुझे दे दे और 10,000 मेरे बिहाफ पे तू क्या कर दे, डोनेशन कर दे, चैरिटी कर दे, ठीक है। डोनेशन कौन कर रहा है, वो कर रहा है। अब मैंने क्या सोचा था कि यार डोनेशन की डोनेशन हो जाएगी, है, डोनेशन की डोनेशन हो जाएगी और मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो भले ही डोनेशन उसने क्यों ना करा हो, उसने आपके कहने पे करा है, और क्योंकि वो भी एक थर्ड पार्टी पेमेंट है, उसने आधे पैसे आपको दिए और आधे पैसे किसी और को दिए, इसको भी आपका ही कंसीडरेशन माना जाएगा और पूरे के पूरे आपको 30,000 पे यहाँ पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो सेम एग्जांपल यहाँ है, आप फर्नीचर बेच रहे हो, साथ में उससे कह रहे हो कि भैया कुछ डोनेशन दे दियो, तो डोनेशन वाले अमाउंट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा और जो फर्नीचर बेचा उस पर तो आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा ये 2 एग्जांपल आप लोग फोटो खींच लो और इन दोनों एग्जांपल को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और मैं आपको ये लास्ट वाला करा देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा है, ये करा देता हूँ, ठीक है। मिस्टर ए है ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव विद हिज वाइफ बेला वायोलेटेड ट्रैफिक रूल्स एंड इम्पोज्ड 1,000, उसने ट्रैफिक रूल तोड़ दिए और क्या कहते हैं 1,000 रुपए का फाइन आ गया। अब क्या ये जो 1,000 रुपए दिए ये कंसिडरेशन है, नहीं, ये कंसिडरेशन नहीं है। रीजन क्या है कि ये जो फाइन और पेनल्टी है, देखो, द अमाउंट रिसीव्ड एज अ फाइन और पेनल्टी फॉर द वायोलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आपने कुछ सप्लाई नहीं करा, इसके बदले सामने वाली पार्टी ने आपको ये नहीं बोला कि नहीं भाई तुझे रोड क्रॉस करना ही था, और ये तो एक इलीगल काम के लिए आप पैसे दे रहे हो ना, आप अपनी फाइन फीस पे कर रहे हो, तो इसको हम जीएसटी में नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है। ये याद कर लेना आप, ये थोड़ा सा रिमेंबर के लिए भी ठीक है कि आप अगर कोई पेनल्टी वगैरह जो पे करते हो तो उसको हम यहाँ पर जीएसटी में नहीं लेके आएंगे, वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। सब्सिडी वाला पॉइंट मैंने अभी आपको करा दिया, गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है उसे कंसिडरेशन नहीं बोलते। ये डिपॉजिट वाला पॉइंट है कि डिपॉजिट को जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं जीएसटी के दायरे में नहीं लेकर के आएंगे, कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। और ये दोनों आप फोटो खींच लो ये सारी चीजों की, और ठीक है। फॉलोइंग और जनरली नॉट कंसिडर्ड, ग्रांट ऑफ पॉकेट मनी, पापा पॉकेट मनी दे रही है, कंसिडरेशन नहीं है। गिफ्ट और रिवॉर्ड मिल रहा है, ये कंसिडरेशन नहीं है। अमाउंट पेड ऑन एलोमनी फॉर डाइवोर्स, जब तलाक होता है और बदले में आप पैसे जो दे रहे हो उसको, ये कंसिडरेशन, तलाक कोई सर्विस नहीं है कि नहीं तुम मुझे तलाक दे मैं तुझे पैसे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सर्विस नहीं मानी जाएगी और ना ही ये कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। ये और देखते हैं, कंक्लूजन पे आते हैं। Any transaction involving supply of goods or services or both without consideration is not a supply, खत्म भैया। अगर विदाउट कंसिडरेशन कोई भी काम होगा तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। लेकिन रुक जाओ, इट इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, लेकिन अनलेस जब तक उसको डीम्ड ना बोल दिया। डीम्ड कहां पे बोला हुआ है, शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 में बोला विदाउट कंसिडरेशन भी होगा तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। तो जरा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अनलेस, जब देखो पहले तो ये कह रहा है कि जब तक
कंसिडरेशन नहीं, सप्लाई नहीं, लेकिन अनलेस इट इज डीम्ड टू बी अ सप्लाई, कहीं सप्लाई उसे मानो या ना मानो मान ना लिया गया हो, ऐसा ना हो कि उसे कंपलसरी मान लिया कि नहीं ये सप्लाई है, और ऐसा है कहाँ है, शेड्यूल 1 के अंदर, शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी में 4 केसेस हैं, चाहे आप उसे विदाउट कंसिडरेशन करो वहां पे उसको सप्लाई मानेंगे, एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ द सप्लाई इज मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, अब इसकी आप फोटो खींच लो, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट करो, मैं उसकी रिप्लाई अगले नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। ठीक है, चलो आज हमारा 7.1 खत्म हो गया, और 7.1 में मेरे ख्याल से एक टॉपिक रह गया अभी, मैं वो कर देता हूं कवर। एक बात छूट गई हमारी, सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड। मेड और एग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या होता है? मेड का मतलब क्या है कि जो आपने ऑलरेडी कर दिया। मेड का मतलब है अगर गुड्स की बात हो रही है तो गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड, ये सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइडेड। तो अगर मैं बात करूं गुड्स की या सर्विस की, तो जो दे दिया या सर्विस प्रोवाइड कर दी तो हम इसको बोलेंगे मेड। और एग्रीड टू बी मेड का मतलब है कि आपने एडवांस ले लिया और आपने बोला कि भैया आप ये कुछ दे दो, या मैं ये काम करके दूंगा, बाद में ये बांध के दूंगा, ये करके दूंगा, तो भैया इसको मेड और एग्री टू बी मेड, इसको भी सप्लाई, यानी कि सप्लाई या तो कर दी हो आपने। देखो मैंने एक बात बोली कि भैया मैं गुड सप्लाई कर रहा हूं, पैसे ले लिया आपने और आपने बोला कि मैं बाद में दूंगा, पैसे ले लिए, इनवॉइस दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो जीएसटी आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे आपने कर दी हो या आप करने वाले हो, दोनों को ही क्या बोला जाता है? सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं 7.1 हमारा कंप्लीटली पूरी तरीके से हो गया है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे छोटा सा बना के दिखाता हूं। हमने सेक्शन 7 देखा था, सेक्शन 7.1 में दो बातें थी, 7.1 7.2 इंक्लूड्स एक्सक्लूड्स। इंक्लूड में दो बातें हैं, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन में फर्दर हमारी कितनी बातें हैं? 7.1 7.1a 7.1b, यहां पे क्या था? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, क्या क्या था? सच एज सेल, लीज, बार्टर, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। सेल, लीड, बार्टर, रेंटल और क्या था तुम्हारा? ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था? मेड और एग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन, पर्सन का मतलब टैक्सेबल पर्सन, फॉर अ कंसिडरेशन, हमने कंसिडरेशन भी देख लिया। और चौथा था, यानी इसको दो बातों में देख लो, ठीक है, वेदर फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये 7.1 कंप्लीट हो गया। 7.1 क्या था? कि आप इंपोर्ट करोगे सर्विसेज का, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, क्योंकि ये कंसिडरेशन वाला पार्ट है 7.1 का। ठीक है, कंसिडरेशन अब चाहे उसे आप बिजनेस में करो या आप उसे पर्सनल पर्पस करो। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या बातें, पहला तो एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर्विस क्या होता है। और अभी हमने ऊपर ही जब हमने यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोला तो ना ही अभी हमने गुड्स डिफाइन किया, ना ही अभी हमने सर्विस। मान लो कोई सर्विस है, उस सर्विस का क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन आपको देना है। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब हमने सीख लिया है। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी देख लिया। अब वेदर इन द कोर्स हो या ना हो, ये दोनों बातें हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट कब कहा जाएगा? तो बेटा इंपोर्ट कब कहा जाएगा? जब इंपोर्ट का मतलब क्या है? जब देने वाला बाहर हो।
मैं लेने वाला इंडिया में हूं और उस चीज को यूज भी कहां कर रहा हूं, इंडिया में कर रहा हूं, तब उसको बोलेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विस का इंपोर्ट कब माना जाएगा, जब सर्विस देने वाला कहां हो, बाहर हो, सर्विस लेने वाला कहां हो, इंडिया में, और उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब कहां वो सप्लाई हो रही है। और ये कैसे फिक्स होगा, इसमें कोई अपने आप से दिमाग नहीं लगाना, हम इसको फिक्स करेंगे आईजीएसटी एक्ट के थ्रू। आईजीएसटी एक्ट के अंदर 10, 11, 12, 13 के थ्रू हम इसको फिक्स कर लेंगे कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। 10, 11 में हम वो देखेंगे बाद में, वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां है, इंडिया में है या कहां है, ये हम आईजीएसटी एक्ट में देख लेंगे। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में सीधे सीधे बोला है कि भैया सर्विस देने वाला कहां, बाहर, सर्विस लेने वाला कहां, इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहां, टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसको क्या बोलेंगे, हम इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, जरा देखो, आ जाओ 71B। 71B क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पहला कि सर्विस का इंपोर्ट होना चाहिए, दूसरा फॉर अ कंसीडरेशन होना चाहिए, और तीसरा वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस में हो या ना हो। तो पहला, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विस, तो ये सिर्फ किसके लिए लगता है, ओनली फॉर सर्विस, नॉट फॉर गुड्स, गुड्स के लिए ये नहीं लगता, यानी 71B गुड्स के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए। और दूसरा, वो इंपोर्ट होना चाहिए, इट शुड बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस। और इंपोर्ट का मतलब क्या है, जब सप्लायर सर्विस का कहां लोकेटेड हो, आउटसाइड, रिसिपेंट कहां लोकेटेड हो, इंडिया में, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां हो, इंडिया के अंदर। ठीक है, तीसरा, सर्विस शैल बी प्रोवाइडेड विद कंसीडरेशन, लेकिन यहां पर सर्विस विद कंसीडरेशन होना चाहिए। और चौथा, सर्विसेज में बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एग्जांपल इसका मैंने आपको पिछली क्लास में दिया ही था कि बाहर से अगर मैं कोई अपनी मैरिज के लिए सर्विस ले रहा हूं, मैरिज डेकोरेशन के लिए सर्विस ले रहा हूं कंसीडरेशन लेकर के, तो क्योंकि ये मेरा पर्सनल पर्पस है, फिर भी इस पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं, देने वाला बाहर, लेने वाला मैं यहां, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के किसी गार्डन में है। ठीक है, अब चाहे मैं अपनी बिजनेस का कोई क्या कहते हैं, मान लो मैं अपने बिजनेस एनिवर्सरी मनाने के लिए ये सर्विस ले रहा हूं, तो चाहे मैं बिजनेस के लिए ले रहा हूं, चाहे मैं अपनी पर्सनल सर्विस के लिए ले रहा हूं, अगर मैं सर्विस का इंपोर्ट करता हूं फॉर अ कंसीडरेशन, तो फिर क्या कहते हैं, वेदर इन कोर्स और वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, फिर भी उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस यानी सर्विसेज की सप्लाई मानेंगे। ठीक है, अब तक 7.1 हमने ये और ये देख लिया, यानी पूरा का पूरा हमने विद कंसीडरेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात, एज पर द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 21 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन 21 जो आईजीएसटी में लिखा होगा, देखेंगे क्या लिखा होगा, ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मेड ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डेट 1st July 2017 will be liable to IGST regard of whether the transaction of such import or services has been initiated before the appointed date। इसका मतलब मैं सिंपल सा बता देता हूं तुमको, इसका मतलब क्या है। देखो, पहली बात तो ये कि जब सर्विस इंपोर्ट हो रही है, और हमने इंपोर्ट जब भी बोला था बाहर से, तो हमने बोला था कि वो इंटर स्टेट माना जाएगा, और जब भी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होगा तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि इंटर स्टेट पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, लेकिन इंटर स्टेट कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको हम आईजीएसटी लगाते हैं। और सर्विसेज या गुड्स का इंपोर्ट करना भी वो इंटर स्टेट माना जाएगा, तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। अब फिर क्या कह रहा है कि ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मेड ऑन और आफ्टर द अपॉइंटेड डेट, अपॉइंटेड डेट का मतलब क्या बताया था मैंने, जिस दिन जीएसटी आया था, यानी 1 जुलाई 2017 के बाद जो भी आप सर्विसेज इंपोर्ट करोगे उस पर आईजीएसटी लगेगा, regardless of whether the transaction for such import of services has been initiated before the appointed date। यानी कि चाहे आपने उस सर्विस को लेने की बात पहले क्यों ना कर ली हो, लेकिन अगर 1 जुलाई के बाद आपने सर्विस ली है, देखो क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट भले ही आपने पहले क्यों ना कर लिया हो, लेकिन अगर आप सर्विसेज 1 जुलाई के बाद ले रहे हो तो फिर उसके ऊपर जीएसटी के दायरे में आ जाएगा और उसको फिर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इफ द टैक्स ऑन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन पेड इन फुल अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। अच्छा, मान लो आपने पहले जो उसके ऊपर सर्विस टैक्स या जो भी दूसरा टैक्स लगता था, उसके अंदर अगर आपने ऑलरेडी उसका पूरा टैक्स उस एक्ट के हिसाब से दे दिया,
तब कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पूरा टैक्स पहले पे कर दिया, अब अगर आप उसे इंपोर्ट करोगे तब वो जीएसटी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने पहले उसके कुछ पार्ट का पेमेंट कर दिया था टैक्स का, और अब कुछ पार्ट अभी भी पेमेंट करनी है, तो जो कुछ पार्ट पे टैक्स की पेमेंट हो गई थी वो तो ठीक है, लेकिन बचे हुए पार्ट की जो आप पेमेंट करोगे आप, उसके ऊपर अब आपको जीएसटी के ऊपर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो क्या कह रहा है, इफ द टैक्स ऑन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैड बीन पुट had been paid in full under the existing law, no tax shall be payable on such import of services। यानी कि अगर आपने पहले से ही उसके ऊपर फुल पे कर दिया है तो नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना। और इन केस टैक्स ऑन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैज बीन पेड इन पार्ट, यानी कि कुछ पार्ट में पेमेंट करी थी अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ, द बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी पेड ऑन सच इंपोर्ट अंडर द आईजीएसटी एक्ट। तो जो बचा हुआ पार्ट है आपका, और जो अब आप पेमेंट करने जा रहे हो बैलेंस वाले पार्ट के ऊपर, अब आपको क्या देना पड़ेगा, द बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स शैल बी पेड ऑन सच इंपोर्ट अंडर द आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। Suppose a supply of service of 1 crore was initiated prior to the introduction of the GST। आपने एक सर्विस की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया जो 1 करोड़ का था, वो जीएसटी के आने से पहले करा, और 20 लाख की पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके थे। तो जाहिर सी बात है, जब 20 लाख की कर दी थी तो पुराने वाले टैक्स में एक्ट के अंदर आपने सर्विस टैक्स पे कर दिया होगा। ठीक है, सर्विस टैक्स हैज बीन पेड ऑन द सेम, यानी 20 लाख पे आपने सर्विस टैक्स पे कर दिया, और 80 लाख की पेमेंट अब आप कर रहे हो, तो अब आपको आईजीएसटी कितने पे देना है, 80 लाख के ऊपर देना है। देन आईजीएसटी शैल हैव टू बी पेड ऑन द बैलेंस ऑफ रुपीज 80 लाख। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अब बेटा देखो, एक सर्विस होती है OIDAR, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। जब आप कोई ऑनलाइन सर्विसेज ले रहे होते हो, जैसे मान लो डाउनलोडिंग वगैरह, ऑनलाइन डाउनलोडिंग वगैरह जब आप कर रहे होते हो, तो वेयर इंपोर्ट ऑफ फ्री सर्विसेज, मान लो आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, वो बाहर का ऐप है, आउटसाइड इंडिया का, ठीक है, और आप उस ऐप को यूज कर रहे हो, ठीक है, अब फ्री में यूज कर रहे हो, आप पैसे तो दे नहीं रहे। अब यहां पर अगर आप फ्री में यूज कर रहे हो पर्सनल पर्पस के लिए, तो जब फ्री में कोई कंसिडरेशन है ही नहीं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आप फ्री में कर रहे हो, और देखो अगर आप शेड्यूल 1 पे याद रख लो, तो फ्री ऑफ सर्विसेज में सिर्फ एक ही था कि जब आप रिलेटेड पार्टी से करो, और रिलेटेड तो है नहीं, मान लो बाहर की कोई कंपनी है, उससे उसने कोई ऐप डिजाइन किया और आप उसको फ्री में यूज कर रहे हो, तो इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जांपल, आप गूगल फेसबुक की सर्विसेज ले रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, तो इसके ऊपर फ्री में ले रहे हो, तो इसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप गूगल और फेसबुक की किसी सर्विसेज को पेड सर्विस लोगे, जैसे उस पर फेसबुक पे कोई ऐड करने की सर्विस लोगे, तो उसके ऊपर जब आप पैसे पेमेंट करोगे तो उस पर जीएसटी आएगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे वो आप फिर आप पर्सनल पर्पस के सर्विसेज यूज करो जिसपे पेमेंट, यानी कई बार होता ना, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ एप्लीकेशन की पेमेंट करनी पड़ती है और कुछ फ्री में होते हैं। ठीक है, दूसरा, इंपोर्ट डाउनलोडिंग, अगर आप गाने डाउनलोड कर रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ पर्सनल यूज, देखो मैंने क्या बोला था कि चाहे पर्सनल यूज के लिए क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आपने कंसिडरेशन पे करके कोई सर्विस इंपोर्ट की तो फिर उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो अगर आप कोई डाउनलोडिंग कर रहे हो कंसिडरेशन देखिए, क्योंकि बहुत सारी मूवीज या चीजें होती हैं जिसको डाउनलोड करने के पैसे देने पड़ते हैं, तो इसको फिर अगर मान लो मिस्टर सेन ने कोई गाना डाउनलोड किया और बदले में पैसे दिए, तो ये सप्लाई है कि नहीं है, है भाई, क्योंकि भैया अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो कंसिडरेशन में दे रहे हो तब छोड़ दो, वो फिर बिजनेस के लिए या फिर पर्सनल, उससे कोई मैटर नहीं करता, उसको सप्लाई बोला जाएगा। यस, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड IGST will be levied. Note, services may in the course or furtherance of business or not, कोई मतलब नहीं है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये दोनों। आगे, मिस्टर सी ऑफ चेन्नई पेड फीस फॉर ऑनलाइन कोचिंग। मिस्टर सी जो चेन्नई का है वो ऑनलाइन कोचिंग के कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ टीचर लोकेटेड इन यूएसए। तो यूएसए में मान लो कोई टीचर है और उसके लिए वो मिस्टर सी अकाउंटेंसी की मान लो अकाउंटिंग की कोचिंग ले रहा है यूएसए में, कोई बंदा और बदले में पैसे भी दे रहा है। ठीक है, अब अगर ये पैसे दे रहा है तो क्या सप्लाई है? हाँ, क्यों? आप एक ही लाइन बोलोगे,
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की तो फिर ये नहीं देखा जाएगा, अगर आप पैसे देके सर्विस इंपोर्ट करो तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो बिजनेस के लिए है या पर्सनल पर्पस के लिए। यस इट इज अ सप्लाई इवन इफ द रिसिपेंट ऑफ दिस सर्विस इज नॉट फॉर द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मिस्टर सी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी सिंस इट इज नॉट एन इसका मतलब समझाता हूं जरा, इस दो लाइन का मतलब समझाता हूं। मिस्टर सी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मली इसका मतलब क्या है, भूल जाओ। तुम्हारे हिसाब से कौन टैक्स देने वाला है यहाँ पे, भैया जो यूएसए का बंदा वो टैक्स देने वाला है ना, हाँ तो वही टैक्स देगा। अब मैं जरा समझाता हूं होता क्या है। जब भी आप कोई सर्विस इंपोर्ट करते हो, तो जब सर्विस इंपोर्ट करते हो तो देने वाला बाहर का है, ठीक है, आप लेने वाले इंडिया के हो, ठीक है, आप लेने वाले इंडिया के हो, देने वाला बाहर है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में, तो इंपोर्ट हो गई सर्विस की, इंपोर्ट हो गई तो आईजीएसटी लगेगा। अच्छा ठीक है, आईजीएसटी लग जाएगा। अब एक बात बताओ, जो बंदा बाहर का है वो कैसे टैक्स पे करेगा यार, उसके पास थोड़ी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसे तो हर एक बंदा बाहर का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता फिरता घूमेगा, और कितना ट्रैक रखेंगे। तो हमने क्या बोल दिया कि जो बंदा सर्विस इंपोर्ट करेगा ना वही उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना, यानी जिसने सर्विस इंपोर्ट की, जो सर्विस रिसिपेंट है, जब रिसिपेंट ही टैक्स पे करे तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज में। तो यहां पे भी मिस्टर सी को रिवर्स चार्ज में देना चाहिए। लेकिन फिर फर्दर एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में हमने देखेंगे मतलब आगे कि यहां पर हमने इंडिविजुअल्स को क्या कर दिया, एग्जाम्प्ट कर दिया कि इन दैट केस मिस्टर सी क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो स्टूडेंट है, तो उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन थोड़ी होगा। तो यहां पर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा हिंट के लिए, कि जो यूएसए बेस्ड कंपनी है, अब उसने एक ऐसे बंदे को सप्लाई करी जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहां पर उसको ना इंडिया में अपना बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो जितनी भी सर्विसेज इंडिया में देगी वो बंदा उस सारी चीजों के ऊपर कैलकुलेशन करके वो टैक्स पे करेगा, ठीक है, गवर्नमेंट को। इंपोर्ट ऑफ सम सर्विसेज बाय एन इंडियन ब्रांचेस फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी। अगर एक इंडियन ब्रांच ने कोई सर्विस पेरेंट कंपनी से ली, तो पहले एक बात बताओ, इंडियन ब्रांच और पेरेंट कंपनी दोनों रिलेटेड हो गई, और रिलेटेड पार्टी से अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो इसके ऊपर एक तो अगर कंसिडरेशन के लिए करोगे तो 71B लगेगा, और अगर विदाउट कंसिडरेशन करोगे तो 71C के शेड्यूल 1 के पैरा 4 में आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो or by an Indian branch from their parent company in the course or furtherance of business without consideration, तो ये टैक्सेबल है शेड्यूल 1 के हिसाब से। क्या ये टैक्सेबल है? यस इट इज टैक्सेबल सप्लाई इन इंडिया, हेंस आईजीएसटी विल बी लेविड। नोट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय द टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। क्योंकि शेड्यूल 1 यही कहता है कि अगर आप फ्री में कोई काम कर रहे हो तो इन 4 केसेस में आप फ्री में भी करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखो नॉर्मली अगर 71C नहीं होता तो ये फ्री में सर्विसेज इंपोर्ट हो रहा है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। लेकिन हमने क्या पढ़ा कि 71C के शेड्यूल 1 के पैरा 4 में लिखा है कि अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करोगे, फ्री में करोगे और रिलेटेड पार्टी से करोगे और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करोगे तो फिर उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यहां पर वो रिलेटेड पार्टी भी है, पेरेंट कंपनी रिलेटेड हो गई, ठीक है, और इन द कोर्स और फर्दरेंस भी हो रहा है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो रहा है। तो क्या ये सप्लाई होगा? तो जी हाँ ये सप्लाई होगा, ठीक है। हमने यहां तक कवर कर लिया, यानी 71A 71B हमारा पूरी तरीके से कवर हो गया है। अब जो हमको आज करना है वो हम 71C करेंगे। 71C मतलब एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। 71C के अंदर 4 ऐसे सप्लाई हैं जिसको हम लोग भले ही वो कंसिडरेशन के विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो रहा हो, एज पर द शेड्यूल 1 इसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में सप्लाई मानेंगे, वेदर वो गुड्स का हो या सर्विसेज का। वो क्वेश्चन में ही मतलब चारों बातों को पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि वो गुड्स का है या सर्विसेज का है, ठीक है। मैं अब आपको एक एक करके एग्जांपल देना चालू करता हूं। पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। अगर किसी एसेट के ऊपर जिसको मतलब वो एसेट बिजनेस एसेट है जिस पे आपने आईटीसी ले लिया था और अब आप उसको डिस्पोज कर रहे हो, तो इसको थोड़ा जरा टुकड़ों में तोड़ो। पहला टुकड़ा इसका ये है वेयर आईटीसी
क्रेडिट ले लिया, दूसरा वो बिजनेस एसेट होना चाहिए और तीसरा वो परमानेंटली ट्रांसफर होना चाहिए। यानी कि तीन बातें हैं। कौन कौन सी? पहला कि वो मान लो पहला बिजनेस एसेट है, यानी कि अगर आप अपने घर के पर्सनल एसेट्स को डिस्पोज करोगे, अरे यार सवाल ही नहीं पैदा होता ना, पर्सनल बंदे को थोड़ी जीएसटी का इनपुट मिलता है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा उसको इनपुट मिलेगा और रजिस्टर्ड जो होगा वो बिजनेस वाला ही होगा। ठीक है, तो अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसने बिजनेस है और उसके बिजनेस के कोई एसेट है, अब अगर वो उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है, मतलब परमानेंटली ट्रांसफर कर रहा है या डिस्पोजल कर रहा है उसका, ठीक है, तो अब सिर्फ परमानेंट डिस्पोजल करने से और ये चौथी, क्योंकि शेड्यूल 1 की कंडीशन है तो ये विदाउट कंसीडरेशन कर रहा है। मान लो मैं एक बिजनेस हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे मान लो मेरा लैपटॉप ही है, ठीक है, मेरे अपने लैपटॉप को मुझे क्या करना है? डिस्पोज करना है और बदले में नया लेके आऊंगा, ठीक है, पर मैं इस बिजनेस को मैं डिस्पोज कर रहा हूं, मतलब इस बिजनेस को कह रहा हूं, इस लैपटॉप को मैं डिस्पोज कर रहा हूं, ठीक है। अब इस लैपटॉप को जब मैंने बेचा, फ्री में दे दिया, मान लो अपने भाई को दे दिया, अपने रिलेटेड को दे दिया, या मान लो किसी गरीब बच्चे को दे दिया, अब क्या मुझे इसके ऊपर सप्लाई मान के टैक्स देना है? तो इस पर कंडीशन रुको, क्या जब आपने ये लैपटॉप खरीदा था तो इस लैपटॉप पे जो आईटीसी आया, मतलब टैक्स पे किया था, क्या उसका टैक्स का बेनिफिट आपने किसी फर्दर सप्लाई के टैक्स पे लिया था? यानी आपने आईटीसी लिया था। अगर आपने आईटीसी लिया होगा तब अगर आप उसे फ्री में सप्लाई करोगे तब उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई मानेंगे, चाहे वो फ्री में क्यों ना हो, और जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी, या जो भी हम 15 वाले सेक्शन 15 में जाकर वैल्यूएशन में सीख लेंगे कि वैल्यू क्या लगानी है, लेकिन हाँ ये सप्लाई है, भले ही आपने फ्री में क्यों ना सप्लाई करी हो, इसको हम सप्लाई बोलेंगे। तो आपने अगर उस पर आईटीसी लिया है और अब आप उसे फ्री में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे। लेकिन मान लो मैं मोटर कार ले रहा हूं, ठीक है, मैंने गाड़ी खरीदी बिजनेस के लिए। अब एक बात बता दूं, गाड़ी की आईटीसी नहीं मिलती है। अगर आप अपने ऑफिस आने जाने के लिए, ऑफिस के पर्पज से आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसके ऊपर आईटीसी अवेल्ड नहीं है। अब मान लो गाड़ी का आईटीसी आपको नहीं मिला, अब इस गाड़ी को आपने फ्री में फर्दर किसी को ट्रांसफर कर दिया, आप बिजनेसमैन हो, आप परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो और बिजनेस एसेट कर रहे हो, विदाउट कंसीडरेशन कर रहे हो। क्या सिर्फ इतनी बात से कि वो बिजनेस एसेट है, परमानेंटली ट्रांसफर हो रहा है और विदाउट कंसीडरेशन हो रहा है तो सप्लाई हो जाएगा? नहीं, उस पर आईटीसी भी लेना होगा आपको। अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तब इसे सप्लाई हम नहीं बोलेंगे। तो इन दैट कंडीशन आपने इसके ऊपर कोई आईटीसी नहीं लिया है, इसलिए इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहला, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, ऑल काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट मेड बाय एन एंटिटी ऑन अ परमानेंट बेसिस इवन विदाउट कंसीडरेशन विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको उस पे लेना लिया हो आपने, ठीक है। मैसेज जेड लिमिटेड अपग्रेड द कंप्यूटर सिस्टम, अब उसने अपने पुराने सिस्टम्स को चेंज कर दिया और एग्जिस्टिंग कंप्यूटर और लैपटॉप्स को विच डू नॉट सपोर्ट द अपग्रेडेड वर्जन डोनेट कर दिया किसी ट्रस्ट को, फ्री ऑफ, मतलब फ्री में ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, this amounts to the permanent transfer of business asset, the same will be treated as supply of goods and liable to GST in the hands of Z Limited, उसको हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है? अगर कंपनी ने उसके ऊपर आईटीसी लिया था तो, अगर आईटीसी नहीं लिया था तो फिर हम इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। यानी कि सेक्शन एग्जांपल नंबर 36 हमारा कंप्लीट। 37 क्या कहता है कि मिस्टर शंकर प्राइवेट लिमिटेड है, बीइंग अ ट्रेडर इन क्लोथ, ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफर 50% ऑफ इट्स स्टॉक टू अ सोसाइटी, उसने अपने स्टॉक का, मान लो कपड़े का 50% जो सोसाइटी में फ्री गरीब बच्चों को बांट दिया। अब जाहिर सी बात है, जब उसने कपड़े बनाए थे तो मटेरियल खरीदा था, मटेरियल में जीएसटी लगा था। अब अगर उस जीएसटी का उसने जो कभी सप्लाई करी, अगर उसमें उसने उसका इनपुट ले लिया था और अब अगर उसका कुछ पार्ट वो फ्री में सप्लाई कर रहा है, यानी फ्री में दे रहा है, तो क्या इसको हम सप्लाई बोलेंगे? हाँ, अगर उसने आईटीसी लिया था तो सप्लाई मानेंगे, क्योंकि बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर विदाउट कंसीडरेशन, अब अगर आईटीसी लिया है तो उसे सप्लाई बोल देंगे। तो क्या लिखा हुआ है? In this case, transfer of business stock would amount to a supply if the company had availed the ITC on the purchase of clothes. और क्योंकि बेटा मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो खुद एक ट्रेडर है तो उसने भी खुद कहीं से खरीदा होगा, ठीक है। मिस्टर दास परचेज्ड अ कार फॉर अ पर्सनल यूज, अच्छा मैं पहले बता दूं, कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, एंड आफ्टर अ ईयर सोल्ड इट, उसको बेच दिया कार डीलर को 2 लाख रुपए में,
ठीक है, विल द ट्रांजेक्शन विल बी सप्लाई इन द टर्म्स ऑफ जीएसटी। पहले तो मुझे एक बात बताओ कि मिस्टर जो दास है क्या वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और यहां पर क्या उसने विदाउट कंसिडरेशन करा है? नहीं, एक तो विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, दूसरा दूसरा क्या वो मिस्टर दास जो वो एक बिजनेसमैन है वो भी नहीं बोला, तीसरा कि क्या कहते हैं यहां पर जो जब वो बिजनेसमैन नहीं है और वो कार को बेच रहा है विद कंसिडरेशन दे रहा है, तो पहली बात तो मिस्टर दास जब बिजनेसमैन नहीं है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, और रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई सेल करता है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई सेल करता है, देखो क्या कह रहा है, दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। क्यों? क्योंकि मोरओवर सप्लाई इज मेड बाय द इंडिविजुअल, ठीक है, इन नॉट इन द कोर्स ऑफ, उसका काम नहीं है यार, बिजनेस नहीं है ना, वो बिजनेस के कोर्स में थोड़ी कर रहा है। कंडीशन चारों हैं, गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए या करने वाला हो, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, कंसिडरेशन यहाँ पे है, ट्रांसफर यहाँ पर है, सेल वो कर रहा है, भले इन द कोर्स कर भी दिया लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो और आईटीसी का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि भैया पर्सनल को हम आईटीसी नहीं देते हैं, ठीक है, तो नो आईटीसी वाज एडमिसिबल ऑन सच कार एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन एज इट वाज मींट फॉर द नॉन बिजनेस यूज। ये हो गया बेटा, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा, आप इसको वो कर लो, मैं ऊपर ऊपर रीड कर देता हूं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तीन एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। पहला, मिस्टर रहीम है, वो कार परचेस कर रहा है बिजनेस के लिए, ठीक है, 2 साल के बाद वो बिजनेस को ट्रांसफर कर देता है पर्सनल कंजप्शन के लिए, ठीक है, अब अपने घर में दे देता है किसी को, मान लो रहीम ने परचेस किया था, बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीदी थी, ठीक है, उसको 2 साल यूज करने के बाद पर्सनल पर्पस के लिए दे दिया, क्या इस पे सप्लाई ऑफ जीएसटी होगा? देखो पहला बिजनेस है, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक है, सप्लाई भी हो रहा है लेकिन आईटीसी नहीं लिया, क्यों? नोट लिखा हुआ नीचे में कि आईटीसी अवेल्ड नहीं किया, क्योंकि पर्सनल कार के ऊपर आईटीसी मिलता ही नहीं है, कार के ऊपर आईटीसी मिलता ही नहीं है, तो जब आईटीसी नहीं मिलेगा तो भैया आईटी परमानेंट वो तो कर रहा है, वो डिस्पोजल कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो विदाउट क्या कहते हैं विदाउट कंसिडरेशन भी कर रहा है, लेकिन उसने उस पर आईटीसी नहीं लिया तो इसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। क्यों? नो, बिकॉज सप्लाई इज मेड बाय द इंडिविजुअल इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दर आईटीसी will not be admissible on such car at the time of its acquisition and it is not be a supply under the GST as per the schedule 1। शेड्यूल 1 के हिसाब से ये सप्लाई नहीं है क्योंकि इस पे आईटीसी नहीं लिया हुआ। चौथा एग्जांपल नंबर 40, मैसेज एम एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, अच्छा कभी इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फर्नीचर, उसका काम है फर्नीचर बेचने का, इट ऑनर्स टुक अ सेट ऑफ फर्नीचर टू फर्निश हिज हाउस परमानेंटली, उसने बिजनेस में से कुछ एसेट निकाले और अपने घर के अंदर फर्नीचर लगा दिए, परमानेंट डिस्पोजल, ठीक है, बिजनेस एसेट, ठीक है, अब बिजनेस का कोई एसेट फ्री में अपने घर में ले गया, ठीक है, क्या इसे जीएसटी में लाएंगे? अगर उसने उसके ऊपर आईटीसी लिया होगा तो लेंगे और नहीं लिया होगा तो नहीं लेंगे, तो इस पे लिखा हुआ नोट में कि उसने फर्नीचर पे आईटीसी नहीं लिया था तो इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। 41 कह रहा है कि टी लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ होटल, उसने एक एसी परचेस किया बिजनेस के लिए, 2 साल के बाद उसने एसी को डायरेक्टर को दे दिया फ्री में, ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे? नीचे लिखा है कि एसी मशीन के ऊपर उसने आईटीसी लिया था, तो अगर आईटीसी लिया था, बिजनेस एसेट थी, परमानेंट डिस्पोजल कर रहा विदाउट कंसिडरेशन, तो ठीक है, इसको हम सप्लाई मानेंगे। अब जरा दोनों के बीच में हमने, ठीक है, ये अभी नहीं, इसको हम कर लेंगे जब हम शेड्यूल 1 के पैरा 4 को डिस्कस कर लेंगे ना एक बार फिर से, जो हम रिलेटेड पार्टी से सर्विस इंपोर्ट करते हैं, तब हम 71B और 71C को क्लासिफाई करके देखेंगे क्या दोनों में। अभी हमने 71A कर लिया, 71B कर लिया, 71C का फर्स्ट पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या देखा? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अगर बिजनेस एसेट जो है अगर उसे परमानेंटली डिस्पोजल कर रहे हो और उस पर अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो उसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। अब जो दूसरी दूसरी डेफिनेशन है कि रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, इसको रोको, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, क्योंकि इससे पहले मुझे रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन तुम लोगों को कवर करानी होगी। और एजेंट वाला भी अभी रोक दो, चौथा कंडीशन पहले देखते हैं।
चौथा क्या है? चौथा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का क्या है? अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट करने वाला एक टैक्सेबल पर्सन है और वो रिलेटेड पर्सन या अपने ही किसी इस्टेब्लिशमेंट जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है उससे अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, बिजनेस पर्पस के लिए, अगर पर्सनल पर्पस के लिए फ्री में भले रिलेटेड से क्यों ना ले रहा हो तो नहीं मानेंगे। अगर बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई सर्विस फ्री में ले रहा है वो, तो उसको हम क्या मानेंगे? सर्विस को हम ट्रीट करेंगे ऐसा सप्लाई। याद है मेरी कल वाली क्लास का एग्जांपल, मेरा भाई बाहर में कोई सर्विस दे रहा था मुझे, मैंने उसे अपने बिजनेस पर्पस के लिए ले लिया। अब वो रिलेटेड है, फ्री में मेरे भाई ने मुझको दे दिया बिजनेस के लिए। अगर फ्री में मेरे भाई ने उसे मेरे बिजनेस के लिए दे दिया तब, और वो रिलेटेड है, फ्री में है, तो उसको हम सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर वही मेरे घर के पर्पस से, मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मुझे सर्विस दे रहा है, फ्री में दे रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, भले ही वो रिलेटेड क्यों ना हो। हर बार रिलेटेड से इंपोर्ट करने पे सप्लाई नहीं बन जाता। जब आप इंपोर्ट कर रहे हो रिलेटेड से, वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तभी वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। Apte and Apte Limited is located in India and holding 51% share of Wilson Limited, a USA based company। देखो एक इंडिया की कंपनी है जो होल्ड कर रहा है यूएसए की एक कंपनी का 51%, तो दोनों के दोनों क्या हो गए? रिलेटेड हो गए। ठीक है। विल्सन लिमिटेड प्रोवाइड्स बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज टू आपटे एंड आपटेड। बाहर की कंपनी एक सर्विसेज प्रोवाइड करी आपटे एंड आपटे को, और फ्री में दे रही है। ठीक है। और ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं क्योंकि दोनों, उसने 51% शेयर एक्वायर कर लिया उसके, तो ये दोनों क्योंकि रिलेटेड हो गए और वो फ्री में हो रही है सप्लाई और बिजनेस के लिए हो रही है, तो फिर इसको सप्लाई माना जाएगा। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्पर्स लिमिटेड ऑफ मुंबई इंपोर्ट करता है बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस लोकेटेड इन यूएसए। यानी मेन कंपनी कहां पे है? यूएसए में है। इंडिया में मान लो उसका एक ब्रांच है, हेड ऑफिस क्या कर रहा है? कुछ सर्विसेज रेंडर कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ब्रांच को। ठीक है। तो इंडिया वाले ब्रांच को फ्री में कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, यानी इंडिया की ब्रांच बिजनेस के लिए सर्विस इंपोर्ट कर रही है रिलेटेड से फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या सर्विस को सप्लाई बोलेंगे? जी हाँ। तो सर्विसेज रिसीव्ड बाय स्पर्स लिमिटेड विल क्वालिफाई एज सप्लाई इवन दो द हेड ऑफिस हैज नॉट चार्ज द, भले ही even though the head office has not charged the anything from it। ठीक है। ये दो बातें क्लियर हो गई, हमने ये दोनों क्लियर कर लिया। देखो बेटा अगली क्लास में हमको ये क्वेश्चन करना है बड़ा वाला, मजेदार है। बस ये बताना क्या सप्लाई है और क्या सप्लाई नहीं है। ठीक है। अभी तो इसमें शायद एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर में। चलो, अब दो बातें हमने पढ़ ली। हमने शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैरा पढ़े, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। पहला है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड। दूसरा है आपका रिलेटेड पार्टी के साथ, अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो रिलेटेड पर्सन के साथ और डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ। ठीक है। विदाउट, ये चारों ही विदाउट कंसिडरेशन है, विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। तीसरा है अगर आप थ्रू एजेंट अगर सप्लाई कर रहे हो। और चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड और अनदर एस्टेब्लिशमेंट outside India in the course or furtherance of business। ठीक है।
अब हमको एक वर्ड समझना, ये जो बार बार रिलेटेड पर्सन कह रहा है और ये तीसरा भी रिलेटेड पर्सन, जो दूसरा वाला पैरा 2 वो भी रिलेटेड पर्सन के साथ है, तो रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। अगले 10-15 मिनट हम सिर्फ रिलेटेड पर्सन के ऊपर हमारी कोशिश रहेगी चर्चा करने की, ठीक है। पहला, पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पर्सन। किस व्यक्ति को हम रिलेटेड पर्सन बोलेंगे? पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ अनदर्स वन अनदर्स बिजनेस। इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, समझाता हूं। इसका मतलब है कॉमन डायरेक्टर, कॉमन डायरेक्टर और ऑफिसर, ठीक है। ठीक है, यहां देखो अब, कॉमन डायरेक्टर का मतलब क्या? मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड। ये मिस्टर देवदास क्या है? डायरेक्टर है। वो ए लिमिटेड का भी डायरेक्टर है और वो बी लिमिटेड का भी डायरेक्टर है। ऐसा हो सकता है कि एक डायरेक्टर ए लिमिटेड का भी हो और बी लिमिटेड का भी हो। तो अब इन दैट केस ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेटेड पर्सन। क्यों? क्योंकि यार रिलेटेड हो गया ना। अब ये इसकी इंफॉर्मेशन इसको दे देता होगा, हो सकता है ये इसकी इनको दे दे, या हो सकता होगा दोनों कंपनी को डायरेक्टर ये कॉमन है, तो भैया डर तो रहता ही है ना कि भैया दोनों मिलकर के कुछ कर लेंगे घोटाला सा है। जब कॉमन डायरेक्टर है तो इनको रिलेटेड पर्सन बोल दिया। और हो सकता है, देखो इसका मतलब क्या है, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को सप्लाई कर रही है, नॉर्मली दोनों इंडिया के अंदर है, ठीक है, नॉर्मली अगर कोई सप्लाई कर रहे हैं और अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कंसिडरेशन के बगैर कर रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, पता चला कि क्यों कर रहे हैं फ्री में, तो भैया क्योंकि दोनों का डायरेक्टर क्या है? कॉमन है, मिस्टर देवदास है। और देवदास ने बोला ठीक है ना, मैं हूं ना, देख लेंगे यार, मैं भी इधर से कुछ सप्लाई करवा दूंगा। और दोनों ने एक दूसरे से सप्लाई करा दिया विदाउट कंसिडरेशन। तो क्या हो गया? क्योंकि रिलेटेड तो है नहीं, और बगैर रिलेटेड अगर किसी से विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हो तो फिर उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए अगर कॉमन डायरेक्टर होंगे दोनों के तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रिलेटेड पर्सन। तो पहला वाला समझ में आ गया? ठीक है, पहला आ गया समझ में। दूसरा, मान लो एक फर्म है एक्स वाई एंड एसोसिएट और एक है आर एंड एसोसिएट। इसमें रोहित एंड मनोज पार्टनर है, लिख देता हूं पूरा है, रोहित एंड मनोज पार्टनर है, ठीक है। और इसमें है रोहित एंड शेखर पार्टनर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्स वाई एंड एसोसिएट और आर एंड एसोसिएट में कॉमन पार्टनर कौन है? कॉमन पार्टनर है मिस्टर रोहित। तो क्योंकि मिस्टर रोहित एक्स वाई एंड एसोसिएट में और आर एंड एसोसिएट में कॉमन पार्टनर है, तो फिर ये दोनों फर्म भी आपस में क्या मानी जाएंगी? रिलेटेड पर्सन मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि हमें दूसरा वाला भी समझ में आ गया। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस, ठीक है। तीसरा, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर मान लो, तीसरा एक एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है। मैं मिस्टर रोहित उसका क्या है? एम्प्लॉय है, ठीक है। और ये एक्स वाई जेड लिमिटेड फिर क्या बन जाएगा?
एम्प्लॉयर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड एम्प्लॉयर है, मिस्टर रोहित उसका एम्प्लॉय है, तो इन दोनों में क्या हो गया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो मान लो मैंने इसको कुछ क्या दी, सर्विस दी, और बदले में इसको भी मुझे क्या देना चाहिए, कंसिडरेशन देना चाहिए। ठीक है, अब एम्प्लॉय अगर सर्विस दे रहा है तो वो तो भैया जीएसटी में एग्जाम्प्ट है, मैं पढ़ाऊंगा आपको सप्लाई, जो क्या कहते हैं, आप शेड्यूल 3 पढ़ोगे तो शेड्यूल 3 का पहला यही, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है और एम्प्लॉय अगर कुछ इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है, सर्विस देता है, तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या करा, एक्स वाई जेड लिमिटेड वो टीबी बनाती है, वो टीबी की कंपनी है मान लो, और उसने कंसिडरेशन में उसको क्या दे दिया, टीबी दे दिया, तो मेरे तरफ से तो एग्जाम्प्ट है, मेरे तरफ से तो सप्लाई नहीं है। लेकिन एक्स वाई जेड लिमिटेड ने यहाँ पे क्या करा, कंसिडरेशन में क्या दे दिया, टीबी, और टीबी एक गुड्स है और गुड्स की सप्लाई हो रही है, और सप्लाई विद कंसिडरेशन हो रही है। कंसिडरेशन क्या हो सकता है, इन द मनी और इन एनी अदर फॉर्म। तो भैया यहाँ पे मैं बदले में सर्विस दे रहा हूं, तो भैया वो कंसिडरेशन है। तो अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय फ्री में अगर कोई सामान दे रहे हैं तो फिर इसको भी क्या बोला जाएगा, रिलेटेड पर्सन बोला जाएगा। अब तक हमने 3 रिलेटेड पर्सन देख लिया। ठीक है, चौथा, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owns, control or hold 25% or more of the outstanding voting stock or shares or both of them। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक बंदा, मान लो ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है और ये सी लिमिटेड है। अगर ए लिमिटेड इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, और ए लिमिटेड सी लिमिटेड को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, तो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड भी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड माने जाएंगे। देखो ये दोनों तो रिलेटेड है ही, क्योंकि ये इसको कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये दोनों भी क्या माने जाएंगे, रिलेटेड माने जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये इसके भी 25% होल्ड कर ले, या इसके भी 25% होल्ड कर ले, या कंट्रोल कर ले, या ऑन कर ले इन दोनों कंपनियों को, तो ये दोनों कंपनियां आपस में क्या मानी जाएंगी, रिलेटेड मानी जाएंगी। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, एक इनमें से कोई भी एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। क्या इनमें से, जैसे मान लो ए है, ए क्या कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये दोनों भी क्या मानी जाएंगी। अगर ये सिर्फ कंट्रोल भी कर रहा है ना दो कंपनियों को, तो वो भी क्या माना जाएगा, रिलेटेड माने जाएंगे। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन। अब जैसे जैसे मान लो यार, देखो ऐसे ना आपको सभी रिलेटेड ही लग रहे हैं, एक ही लाइन बन के आ रही है। देखो पहला, वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, अगर उनमें से, उन दोनों में से कोई भी एक अगर दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तो वो बचे हुए दोनों भी क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। या बोथ ऑफ देम, उन दोनों कंपनियों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, तो भी वो दोनों क्या माने जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। या टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल आ थर्ड पर्सन। देखो एक में है बाय थर्ड पर्सन, यानी कि उन दोनों को एक तीसरी कंपनी ने कंट्रोल कर लिया, या इन दोनों ने मिल करके इसको कंट्रोल कर लिया, तो भी वो क्या माने जाएंगे। ये देखो, टुगेदर दोनों मिल करके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, या उन दोनों को कोई थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है, या उनमें से किसी एक को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, या उनमें से कोई एक व्यक्ति ऑन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या 25% शेयर होल्ड कर लेता है दो कंपनियों के, तो वो जो दो कंपनियां जिनके शेयर होल्ड करे, वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, आखिरी, दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली, यानी कि वो सारे के सारे सेम फैमिली के मेंबर होने चाहिए, यानी कि मेरी फैमिली के मेंबर होने चाहिए। अब मेंबर ऑफ सेम फैमिली का मतलब क्या है, वो जरा मैं आपको नीचे बताता हूं। देखो
एक मिनट है, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये रहा। मेंबर ऑफ सेम फैमिली का मतलब, फैमिली का मतलब यहां पे समझना, फैमिली का मतलब क्या है? फैमिली का मतलब है मैं और मेरे बच्चे, सीधी सी बात है, मैं, मेरे बच्चे और मेरी बीवी। अगर मैं पत्नी हूं तो मेरा पति और मेरे बच्चे, अगर मैं हस्बैंड हूं तो मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, यानी कि मैं, हम मतलब मैं और मेरी पत्नी और हमारे बच्चे। एंड द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन। अगर सिर्फ मेरी बात हो रही है तो मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरे भाई बहन, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, ये सारे रिलेटेड माने जाएंगे, यानी कि सेम फैमिली के माने जाएंगे। लेकिन पत्नी और बच्चे को हटा दें तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, भाई और बहन, सिर्फ जब ही मेरी फैमिली के पर्सन माने जाएंगे जब ये मेरे ऊपर फुल्ली तरीके से क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि मेंबर ऑफ सेम फैमिली का मतलब फैमिली यहां पे क्या है, अगर